एप 41 टू 50। अध्याय 41। तो मुझे छेड़ने के बाद अब डर लग रहा है। मैरियट होटल के अंदर जब अर्जुन की नींद खुली तो उसने देखा कि उसका फोन पास में ही गिरा हुआ था और उसकी बैटरी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। वह बिस्तर से उठा और अपनी कमर सहलाने लगा। उसमें हल्का सा दर्द था। पिछले 2 दिनों की दिन रात की भाग दौड़ और मेहनत का असर अब शरीर पर दिख रहा था। उसकी ऊर्जा में थोड़ी कमी महसूस हो रही थी। उफ, मैं कुछ ज्यादा ही बहक गया हूँ। अब थोड़ा संयम बरतना होगा, वरना शरीर जवाब दे देगा। मुंह हाथ धोने और तैयार होने के बाद अर्जुन ने मेज पर रखे उन पैसों को उठाया जो लीना पिछली रात छोड़ गई थी और नीचे चला गया। रिसेप्शन पर बिल चुकाने और चेकआउट करने के बाद उसके पास 130 रुपये बचे थे। यह अच्छा ही हुआ कि उसके पास ये नकद पैसे थे, वरना फोन बंद होने की वजह से वह टैक्सी का इंतजार भी नहीं कर पाता। अर्जुन सड़क पर आया, एक टैक्सी रोकी और पिछले रात वाले क्लब पहुंचा। वहां से उसने अपनी कार उठाई और ऑफिस की ओर चल दिया। आज फिर उसका लेट होना तय था। जब वह ऑफिस पहुंचा और अपनी सीट पर बैठा तो पास ही बैठे छोटू ने कहा, मैनेजर सुमन मैम अभी यहाँ आई थी। तुम्हें लेट देखकर उन्होंने कहा कि जैसे ही तुम आओ उनके केबिन में मिलो। अर्जुन निशब्द रह गया। क्या आजकल सुमन के पास कोई और काम नहीं है? पहले तो वह इन सब बातों पर ध्यान भी नहीं देती थी। महीने के आखिर में बस अटेंडेंस शीट देख लेती थी और मेरा काम चल जाता था। अब तो ऐसा लगता है जैसे उसकी नज़रें मुझ पर ही गड़ी हैं, बस मेरा लेट होने का इंतजार करती रहती है। थोड़ी देर में कॉफ़ी की डिलीवरी आने वाली है। सबको बता देना कि मैंने मंगवाई है। तुमने फिर से कॉफ़ी मंगवाए? छोटू ने हैरानी से पूछा, क्या तुम्हारे पास वाकई इतना पैसा है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि उसका क्या करें? पहले उसे स्टारबक्स बहुत पसंद था, लेकिन अब अर्जुन की वजह से पूरी टीम रोजाना इसे पी पी कर पक चुकी थी। आखिर कितनी भी अच्छी चीज हो, रोजाना कौन पी सकता है? हम सब सहकर्मी हैं, इतने पैसे की कोई बात नहीं। अर्जुन मुस्कुराया। ऑफिस मेरा घर है और तुम सब मेरा परिवार। क्या अपने परिवार को कॉफी पिलाना सामान्य बात नहीं है? छोटू के पास कोई जवाब नहीं था। हाँ हाँ, ऑफिस तुम्हारा घर है और तुम हमें काम करने वाले घोड़े समझते हो। जैसे ही अर्जुन सुमन के केबिन की ओर बढ़ा, उसके दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। सहकर्मियों के बीच अपनी साख बनाए रखने के लिए होस्ट ने रोजाना ऑफिस में कॉफी पिलाकर अपनी मर्जी से जीने का रास्ता चुना है, जिससे सबकी सहमति मिली है। इनाम 50,000 रुपये नकद। बैंक बैलेंस 4,720,000 रुपये। अर्जुन के लिए अब ये 50,000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं थी। उसे ये किसी डेली टास्क जैसा लगने लगा था। रोज सहकर्मियों को कॉफी पिलाओ और 50,000 रुपये ले जाओ। हालांकि उसे समझ आ गया था कि यह टास्क दिन में सिर्फ एक बार पूरा किया जा सकता था। वह बार बार पैसे बटोरने वाली मशीन नहीं बन सकता था। सिस्टम शायद उसे नई चीजें आजमाने और जिंदगी का आनंद लेने के लिए प्रेरित कर रहा था। उसने दरवाजा खटखटाया और सुमन के केबिन में दाखिल हुआ। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए पूछा, आपने मुझे बुलाया? सुमन अपनी मेज पर बैठी नीचे की ओर देख रही थी। उसने न तो सिर उठाया और न ही कोई जवाब दिया। सुबह सुबह फिर से ये नखरे। इसे थोड़ी ढील दो तो ये सर पर चढ़ने लगती है। अर्जुन इसे सहने के मूड में नहीं था। वह 2 कदम आगे बढ़ा, अपना हाथ बढ़ाया और 2 उंगलियों से उसकी ठुड्डी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया। सुमन को अर्जुन से इतनी जुर्रत की उम्मीद नहीं थी। उसने गुस्से और शर्म से लाल होकर उसकी तरफ देखा। यह क्या कर रहे हो? हाथ हटाओ। मैं तुमसे बात कर रहा हूं। अर्जुन ने उसे छोड़ा। तुम मुझे नजरअंदाज कर रही थी, तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। सुमन अवाक रह गई। अर्जुन ने हंसते हुए पूछा, तो क्या काम था? आज तुम लेट क्यों आए? मैंने तुम्हें फोन किया था, पर वह बंद था। तुम मेरी पत्नी तो नहीं हो, फिर इतनी चिंता क्यों? अर्जुन ने लापरवाही से जवाब दिया। लेट हुआ हूं, तो अटेंडेंस बोनस काट लेना। तुमने खुद कहा था कि मुझे कुछ 100 रुपयों की परवाह नहीं है। कंपनी के नियमों के अनुसार, अगर तुम बिना किसी ठोस वजह के बार बार लेट आओगे, तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल सकती हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुम में मुझे निकालने की हिम्मत है। सुमन, देखा, मुझे पता था तुम ऐसा नहीं करोगी। अर्जुन ने अपनी बात जारी रखी, अगर मैं चला गया, तो ऑफिस में तुम्हारे साथ हंसी मजाक कौन करेगा? बोर नहीं हो जाओगी? अपनी गलतफहमी दूर करो। सुमन मुस्कुराते हुए पलटवार किया, कौन तुम्हारे साथ हंसी मजाक कर रहा है, बेशर्म कहीं के? ठीक है, ठीक है। जैसा तुम कहो। उसकी बनावटी गंभीरता देखकर अर्जुन हंस पड़ा। अगर तुम वाकई जानना चाहती हो कि मैं क्या कर रहा था, तो सुनो। कल रात मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं एक क्लब चला गया और वहां एक लड़की के साथ वक्त बिताया। इसलिए सुबह आंख देर से खुली। सुमन के पास कोई शब्द नहीं थे। जानना चाहती हो वह कौन थी? अर्जुन ने उसे चिढ़ाते हुए पूछा, बस पूछो और मैं बता दूंगा। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। सुमन ने उसे घूर कर देखा। क्या मैंने तुम्हें कल नहीं बताया था? मैंने तुम्हारे लिए एक फीमेल इंटर्न ढूंढ ली है।
वह मास कम्युनिकेशन की फाइनल ईयर की स्टूडेंट है। तुम्हें आज उसे लेने जाना है और ऑफिस लाकर उसकी ज्वाइनिंग करवानी है। मुझे उसे लेने जाना होगा। अर्जुन हैरान था, हमारी कंपनी में इंटर्न को इतना वीआईपी ट्रीटमेंट कब से मिलने लगा? क्या वह खुद नहीं आ सकती? मैं कह रही हूं कि तुम जाओ, तो बस जाओ। ज्यादा सवाल मत करो। क्या वह सुंदर है? अर्जुन ने पूछा, अगर सुंदर होगी तभी जाऊंगा, वरना किसी और को भेज दो। वह बहुत खूबसूरत है। मैंने उसकी फोटो देखी है। वह तुम्हारी सुमन दीदी से भी ज्यादा सुंदर है। सुमन हंसी, क्या तुमने यही नहीं मांगा था? जवान और सुंदर। वाह, सच में, सुमन दीदी, आप वाकई सबसे अच्छी हैं। सुमन कुछ समझ पाती, उससे पहले ही अर्जुन ने उसे पास खींचा और दीवार से सटा दिया। बिजली की गति से उसने उसके होठों को चूम लिया। गुस्से और शर्म से लाल सुमन ने अर्जुन को देखा और कहा, तुम फिर से ऑफिस में बदतमीजी कर रहे हो। दीदी, आज इस लिबास में आप इतनी अच्छी लग रही थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं उसे लेने जा रहा हूं। मुझे ज्यादा याद मत करना। इतना कहकर वह तुरंत वहां से भाग निकला। सुमन ने उसे जाते हुए देखा। उसके चेहरे का गुस्सा अब गायब हो चुका था और उसकी जगह एक हल्की मुस्कान और आंखों में चमक आ गई थी। उसने धीरे से अपने उन होठों को छुआ जिन्हें अर्जुन ने अभी चूमा था। तो मुझे छेड़ने के बाद तुम्हें अब डर भी लगता है? वह अपनी मेज पर वापस आए। उसने अपने कपड़ों को देखा और मन ही मन सोचा, अगर तुम्हें पता चले कि यह कपड़े तुम्हारी उस खास दोस्त ने मेरे लिए चुने हैं, तो पता नहीं तुम्हें कैसा लगेगा। अनजाने में ही वह अर्जुन की इन शरारतों और नज़दीकियों को धीरे धीरे स्वीकार करने लगी थी। उसके मन में उसकी इस बदतमीजी के लिए एक अजीब सी इंतजार वाली भावना पैदा होने लगी थी। सुमन खुद से सवाल करने लगी, ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत लंबे समय से अकेली हूँ? डॉट डॉट डॉट। कार में बैठते ही अर्जुन को एहसास हुआ कि वह इंटर्न का फोन नंबर और पता लेना भूल गया है। और सबसे बड़ी बात, उसका फोन बंद था। उसके पास कार चार्जर तो था, पर केबल नहीं थी। छोड़ो इसे। अर्जुन ने अपने पुराने फोन को देखा और सोचा कि अब इसे बदलने का वक्त आ गया है। पिछले कुछ दिनों में वह इस बारे में पूरी तरह भूल गया था। उसने कार मोड़ी और पास के एक बड़े शॉपिंग मार्केट की ओर चल दिया। वह सीधे शाओमी या सैमसंग के बजाय स्वदेशी और प्रीमियम ब्रांड के शोरूम में दाखिल हुआ। अब उसके पास पैसा था, तो वह टॉप मॉडल ही खरीदना चाहता था। शोरूम में काफी भीड़ थी। एक सेल्समैन उसके पास आया और मुस्कुराते हुए पूछा, नमस्ते सर। आप किस तरह का फोन देख रहे हैं? मुझे लेटेस्ट प्रीमियम मॉडल चाहिए। क्या स्टॉक में है? जी सर, बिल्कुल है। सेल्समैन ने बताया, लेकिन बहुत ज्यादा डिमांड की वजह से कुछ रंगों में कमी हो सकती है। कोई बात नहीं, पहले मुझे दिखाओ। सेल्समैन उसे काउंटर पर ले गया। सर, ये हमारे डिस्प्ले मॉडल हैं। आप कॉन्फ़िगरेशन और कीमतें देख सकते हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन ने कहा, मुझे ब्लैक कलर में सबसे टॉप मॉडल चाहिए। सर, सेल्समैन ने कहा, उस मॉडल में ब्लैक खत्म हो गया है। दूसरे कलर्स मिल जाएंगे। लेकिन मुझे ब्लैक ही चाहिए। अर्जुन को दूसरे रंग पसंद नहीं थे। क्या कोई और तरीका है? पैसों की चिंता मत करो। सर, स्टॉक वाकई नहीं है। जब सेल्समैन ने सुना कि पैसे की कोई बात नहीं है, तो उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने तुरंत एक और महंगा मॉडल दिखाया। सर, फिर आप ये लिमिटेड एडिशन मॉडल क्यों नहीं देखते? ये ब्लैक में भी है, इसके फीचर्स भी बेहतर हैं, हालांकि यह थोड़ा और महंगा है। ठीक है, मुझे दिखाओ। अध्याय 42। मेरी दो गर्लफ्रेंड हैं, मैं पक्षपात नहीं कर सकता। अर्जुन सेल्समैन के पीछे पीछे दूसरे काउंटर की ओर चल दिया। वहां उसने वह लिमिटेड एडिशन फोन देखा जिसका सेल्समैन ने जिक्र किया था। उसका डिजाइन और फिनिश वाकई बहुत शानदार थी और उसे हाथ में लेते ही एक प्रीमियम एहसास हो रहा था। सर, इस फोन का टॉप मॉडल 16 गीगाबाइट रैम और 1 टेराबाइट स्टोरेज के साथ आता है। इसकी कीमत 1,29,999 रुपये है और इस पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। सेल्समैन ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, आपको इसके साथ 2 साल की स्क्रीन वारंटी भी मिलेगी। अगर स्क्रीन टूटती है, तो फ्री में बदल दी जाएगी। इसके अलावा, अगर आप 10,880 रुपये वाले वायरलेस ईयरबड्स भी साथ लेते हैं, तो आपको एक और डिस्काउंट मिल जाएगा। कुल मिलाकर सब कुछ लगभग 1,50,000 रुपये का पड़ेगा। ठीक है, मैं ये ले रहा हूँ। अर्जुन ने जरा भी संकोच नहीं किया। जो पसंद आया, वो ले लिया। उसने कहा, जो सेटअप तुमने बताया, वही पैक कर दो। मैं कार्ड से पेमेंट करूंगा। अभी लाया, सर। जब सेल्समैन ने ये फोन दिखाने की बात की थी, तो वह बस अपनी ड्यूटी निभा रहा था। उसे उम्मीद तो थी कि अर्जुन इसे खरीदेगा, लेकिन यकीन नहीं था। आखिर 50-60 हज़ार के बजट वाले फोन से सीधे 1.5 लाख के फोन पर जाना बहुत बड़ी बात थी। इतने में तो कोई भी 2 अच्छे फोन खरीद सकता था। लेकिन ग्राहक ने तो एक नज़र में ही इसे फाइनल कर दिया। लगता है आज मेरी किस्मत चमक गई है।
जैसे ही अर्जुन ने कैशियर के पास कार्ड स्वाइप किया, सिस्टम का इनाम आ गया। शानदार फोन के साथ शानदार जिंदगी। होस्ट ने अपनी मर्जी से वह फोन खरीदा जो वह चाहता था। इनाम 50,000 रुपये नकद। बैंक बैलेंस 4,750,000 रुपये। सेल्समैन एक नया सील पैक फोन काउंटर पर लाया और पूछा, सर क्या मैं इसे आपके लिए अभी खोलकर चेक कर दूं? हाँ, इसे खोल दो। अर्जुन ने अपनी जेब से अपना पुराना शाओमी फोन निकाला और कहा, साथ ही मेरे इस फोन का डेटा भी इसमें ट्रांसफर कर देना। इसकी बैटरी खत्म हो गई है, तो पहले इसे चार्ज पर लगाना होगा। जी सर, जरूर। सेल्समैन ने अर्जुन का पुराना फोन हाथ में लिया और थोड़ा हैरान हुआ। वाह, 3,000 के फोन से सीधे 1.5 लाख का फोन। इसे कहते हैं जबरदस्त अपग्रेड। लगता है इस साल भाई ने जमकर पैसा कमाया है। पास में ही एक दूसरा आदमी भी फोन देख रहा था। उसे अर्जुन का नया फोन बहुत अच्छा लगा, तो उसने उत्सुकता में अपने सेल्समैन से पूछा, वो जो फोन ले रहे हैं, वो काफी अच्छा दिख रहा है। कितने का है? दूसरे सेल्समैन ने अपने सहकर्मी की किस्मत पर थोड़ा रश्क करते हुए मुस्कुराकर कहा, सर वो हमारा सबसे टॉप मॉडल है। सिर्फ फोन की कीमत ही लगभग 1,30,000 है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वह आदमी तुरंत चुप हो गया। भाई, कुंवारा होना भी क्या चीज है, कोई आर्थिक दबाव ही नहीं। उसने पहले सुना था कि यह लड़का भी वही फोन लेने आया था जो वह देख रहा है, लेकिन सिर्फ ब्लैक कलर न होने की वजह से उसने सीधे 3 गुना महंगा फोन खरीद लिया। काफी जलन और रश्क महसूस हो रहा है। उसे भी ब्लैक कलर ही चाहिए था, लेकिन स्टॉक न होने की वजह से वह बेमन से दूसरे रंगों पर विचार कर रहा था। आखिर मिड रेंज फोन के लिए तो वह अपनी पत्नी को मना सकता था, लेकिन 1.5 लाख का फोन, वह इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। घर की ईएमआई और कार की किस्तों के बोझ ने उसकी इच्छाओं को पहले ही कुचल दिया था। जब सेल्समैन फोन सेट कर रहा था, तब अर्जुन की नज़र पास में फोन देख रही कुछ लड़कियों पर पड़ी। उसे अचानक एक ख्याल आया, क्यों ना मैं 2 और अच्छे फोन खरीद लूं और नीतू और लीना को दे दूं। आखिर वे दोनों ही अब मेरी खास दोस्त हैं। अगली बार जब मिलूंगा तो उन्हें ये फोन तोहफे में दूंगा। उनके लिए एक प्यारा सा सरप्राइज होगा। औरतें चाहे पैसे से प्यार करती हों, लेकिन वे उस मर्द को कभी मना नहीं कर पाती जो रईस होने के साथ साथ रोमांटिक भी हो। जैसे ही उसका अपना फोन सेट हुआ, अर्जुन ने सेल्समैन से कहा कि उसे 2 और टॉप मॉडल फोन चाहिए। सेल्समैन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आज तो वाकई छप्पर फाड़ के ग्राहक मिला है। एक फोन लीना के लिए और दूसरा नीतू के लिए। दोनों फोन और बाकी एक्सेसरीज मिलाकर कुल 17,000 रुपये और खर्च हुए। होस्ट ने अपनी मर्जी से काम किया और अपनी खास सहेलियों को छोटा सा सरप्राइज देने के लिए फोन खरीदे। इस विचारशील कदम के लिए इनाम 50,000 रुपये नकद। बैंक बैलेंस 4,795,000 रुपये। ये देखकर पास खड़े उस आदमी से रहा नहीं गया और उसने पूछ लिया, भाई अभी तो आपने अपने लिए एक फोन लिया, फिर ये 2 और क्यों? ये मेरी गर्लफ्रेंड के लिए हैं। एक गर्लफ्रेंड के लिए 2 फोन? नहीं, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरी 2 गर्लफ्रेंड हैं। मैं पक्षपात नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर उस आदमी का चेहरा देखने लायक था। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे 440 वोल्ट का झटका दिया हो। क्या हम दोनों एक ही दुनिया में रह रहे हैं? मुझे अपना मुंह बंद ही रखना चाहिए था। सेल्समैन भी पूरी तरह दंग रह गया और अर्जुन को ईर्ष्या भरी नजरों से देखने लगा। उसने उत्सुकता से पूछा, सर आप ये सब कैसे मैनेज करते हैं? कुछ हमें भी सिखाए। इसमें कोई खास जादुई ट्रिक नहीं है। अर्जुन ने अपनी पॉर्श कार की चाबी निकाली और मेज पर रख दी। बस इसकी जरूरत पड़ती है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सेल्समैन निशब्द हो गया। उसकी खुशी थोड़ी कम हो गई। यहाँ मेरे लिए एक लड़की ढूंढना मुश्किल हो रहा है और इस भाई की 2 हैं। अमीर होना वाकई अच्छी बात है। पास खड़ी लड़कियां कार की चाबी देखकर काफी प्रभावित हुईं, लेकिन जैसे ही अर्जुन वहां से निकला, वे आपस में फुसफुसाने लगी, बड़ा आया खिलाड़ी। अपनी कार में वापस आकर अर्जुन ने अपना नया फोन चालू किया, व्हाट्सएप लॉगिन किया और देखा कि सुमन ने उसे आधे घंटे पहले एक मैसेज भेजा था। उसमें इंटर्न का फोन नंबर और पता था। वह जगह यूनिवर्सिटी के पास ही कहीं थी। अर्जुन ये देखकर काफी खुश हुआ। इससे उसे दोबारा फोन करके पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर में यही काबिलियत होनी चाहिए कि वह आपसे पहले ही आपकी जरूरत समझ ले। उसने मुस्कुराते हुए जवाब टाइप किया, अर्जुन तुम्हारी लिपस्टिक का स्वाद आज कुछ अजीब था। अगली बार इसे मत लगाना। अपने ऑफिस में बैठी सुमन के फोन पर टिंग की आवाज हुई। उसने फोन उठाकर देखा और खिलखिला उठी। सुमन, मैंने तुम्हें चूमने दिया और बदले में मुझे यह मिल रहा है। अगली बार मैं जहर लगाकर आऊंगी। बेहतर होगा कि तुम्हें जहर ही दे दूं। हंसने वाला इमोजी। जवाब देने के बाद उसने फोन रखा, खड़ी हुई और अपने बैग से लिपस्टिक निकालकर उसे देखने लगी। उसने अभी यह ब्रांड खरीदा था और आज पहली बार लगाया था।
यकीन नहीं होता कि उसने इसकी शिकायत की। सुमन उसे कूड़ेदान में फेंकने ही वाली थी कि तभी रिसेप्शनिस्ट एक कप कॉफी लेकर अंदर आई। मैम, ये कॉफी अर्जुन सर ने भेजी है। क्या वह फिर से पूरी कंपनी को पार्टी दे रहा है? जी हाँ, रिसेप्शनिस्ट हंसी। पता नहीं आजकल उनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, लेकिन वह सबको रोज कॉफी पिला रहे हैं। इस रफ्तार से तो हम सब कॉफी पी पी कर पक जाएंगे। ठीक है, मैं समझ गई। सुमन ने अपने हाथ में पकड़ी लिपस्टिक को देखा। फेंकने से अच्छा है कि किसी को दे दूं। उसने रिसेप्शनिस्ट से कहा, सुनो, मेरे पास यह एक लिपस्टिक है जो मैंने अभी खरीदी है। मुझे इसका शेड उतना पसंद नहीं आया और मैंने इसे आज सिर्फ एक बार लगाया है। क्या तुम इसे लेना चाहोगी? मुझे लगता है ये तुम पर बहुत जचेगी। ओह, सच में? रिसेप्शनिस्ट ने खुशी खुशी वह महंगी लिपस्टिक ली और कहा, शुक्रिया सुमन मैम। कोई बात नहीं। रिसेप्शनिस्ट के जाने के बाद सुमन ने अर्जुन की भेजी हुई कॉफी का घूंट भरा और लैपटॉप पर दूसरी ब्रांड की लिपस्टिक ऑनलाइन देखने लगी। उसे ऑनलाइन चीजें खरीदना पसंद नहीं था, लेकिन वह कम से कम ये तो रिसर्च कर ही सकती थी कि किसका स्वाद बेहतर है। अध्याय 43। प्यार की कोई उम्र नहीं होती, पर पीढ़ियां नहीं बिगाड़नी चाहिए। शहर का यूनिवर्सिटी इलाका कई कॉलेजों का घर था। नतीजतन, यहाँ छात्राओं की अच्छी खासी भीड़ रहती थी और महंगी गाड़ियों का आना जाना लगा रहता था। खास तौर पर आर्ट्स और मीडिया कॉलेजों के गेट पर यह नज़ारा आम था। आए दिन कोई न कोई लग्जरी कार गेट पर आकर रुकती, या तो किसी को छोड़ने या फिर किसी को लेने। और हर बार गाड़ी में बैठने वाली कोई न कोई खूबसूरत लड़की ही होती थी। लीना सॉन्ग शाओवे का भारतीय नाम यहाँ आरती रखा गया है, चूंकि लीना पहले से एक मुख्य पात्र है। इस नई इंटर्न का नाम आरती रखते हैं। आरती ने गुलाबी जैकेट और ग्रे रंग के शॉर्ट्स पहने हुए थे। कंधे पर एक छोटा सा गुलाबी बैग लटका था, जो उसके ओवल चेहरे और लहरदार बालों पर खूब जच रहा था। वह सड़क किनारे खड़ी कॉफी पी रही थी और उस कंपनी के बंदे का इंतजार कर रही थी जहां उसे इंटर्नशिप मिली थी। अपनी नज़र के कोने से उसने देखा कि एक लाल रंग की पोर्श कार थोड़ी दूर खड़ी है। जरूर कोई रईसजादा यूनिवर्सिटी की किसी लड़की को लेने आया होगा, उसने मन ही मन सोचा। उसकी यूनिवर्सिटी में ऐसी कई लड़कियां थीं जो भौतिकवादी थीं और ऐश और आराम की जिंदगी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती थीं। आरती को ऐसी जीवन शैली से नफरत थी। मैं दिखने में अच्छी हूं और मेरे पास हुनर भी है। मुझे किसी मर्द के सहारे की जरूरत नहीं है। एक बार काम शुरू कर दूं, फिर मैं अपनी जिंदगी खुद बना लूंगी। वह चाहती थी कि वह खुद पैसे कमाए और अपनी मर्जी से खर्च करे। डिजाइनर बैग, कपड़े और गाड़ियां, वह सब कुछ अपनी मेहनत से हासिल करना चाहती थी। तभी एक और लड़की उसके पास आई। वह आरती जितनी खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन उसने काफी भड़कीले और मॉडर्न कपड़े पहने थे। आरती उसे जानती थी, वे एक ही डिपार्टमेंट में थे। वह उन्हीं लड़कियों में से एक थी जो पैसों के पीछे भागती थी। आरती, फिर से ऑटो का इंतजार कर रही हो? उस लड़की ने बनावटी हंसी के साथ पूछा। मेरा बॉयफ्रेंड अपनी BMW 5 सीरीज लेकर मुझे लेने आ रहा है। कहो तो तुम्हें लिफ्ट दिलवा दूं। शुक्रिया, पर मुझे लिफ्ट नहीं चाहिए। आरती ने उसे देखा और चिढ़ते हुए सोचा, मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे किसी ऐसे आदमी के साथ देखें जो मेरे पिता की उम्र का हो। आरती, तुम्हें क्या पता? वह लड़की गुस्सा नहीं हुई, बस मुस्कुराते हुए बोली, प्यार में उम्र मायने नहीं रखती। बस एक दूसरे को पसंद करना जरूरी है। उसका बेटा शायद तुम्हारी उम्र का होगा। तुम बस उसकी रखेल बनकर रह जाओगी। ये फिर भी तुम्हारे खाली हाथ रहने से बेहतर है। उस लड़की ने अपने हाथ में लटका बैग दिखाते हुए पलटवार किया। मेरे इस एक बैग की कीमत तुम्हारे पूरे वार्डरोब से ज्यादा है। और मुझे हर जगह गाड़ी मिलती है। वैसे भी, मेरे बॉयफ्रेंड ने वादा किया है कि ग्रेजुएशन के बाद वह मुझे टीवी चैनल में नौकरी दिलवा देगा। मैं शुरू से ही अपना शो होस्ट करूंगी। तुम्हारी तरह नहीं, जिसे इंटर्नशिप के लिए भी दर दर भटकना पड़ रहा है। मुझे लगता है तुम बस जल रही हो। आरती के पास कोई जवाब नहीं था। ओह, तो यह इसलिए जल रही है क्योंकि तुमने अपने लिए एक अमीर बुजुर्ग ढूंढ लिया है। जब वे दोनों बहस कर रही थीं, तभी पास खड़ा एक आदमी अचानक उठा, अपना फोन जेब में रखा और मुस्कुराते हुए बीच में बोला, प्यार में उम्र मायने नहीं रखती, ये ठीक है, पर इंसान को खानदान की पीढ़ियां नहीं बिगाड़नी चाहिए। वह लड़की अर्जुन जूहियों की ओर घूर कर देखने लगी, जो अचानक आरती के बचाव में आ खड़ा हुआ था। हम आपस में बात कर रहे हैं। तुम्हें क्या लेना देना? उसने झिड़कते हुए कहा। तुम सही कह रही हो, मेरा कोई लेना देना नहीं है। बस मुझसे ये सब और सुना नहीं गया, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। मैंने पहली बार किसी को दूसरे की दूसरी औरत होने पर इतना गर्व करते देखा है। वह लड़की अवाक रह गई। दरअसल, अर्जुन काफी पहले ही पहुंच गया था। उसे लगा कि वह समय से पहले आ गया है, इसलिए उसने आरती को फोन करके परेशान करने के बजाय गेट पर इंतजार करना बेहतर समझा। वह अपने नए फोन के फीचर्स देख रहा था। उसे क्या पता था कि पास खड़ी जिस लड़की की बातें वह सुन रहा है, वही आरती है जिसे वह लेने आया था।
उस लड़की का मुंह बंद करने के बाद अर्जुन आरती की ओर मुड़ा और मुस्कुराकर बोला, नमस्ते, मैं अर्जुन हूँ। कंपनी ने मुझे तुम्हें इंटर्नशिप के लिए लेने भेजा है। शुक्रिया। आरती ने अर्जुन को देखा, वह थोड़ी हैरान थी। उसने एक विनम्र मुस्कान दी और पूछा, आपकी गाड़ी कहाँ है? हम चल सकते हैं। मत बताना कि तुम बस या मेट्रो से आए हो। ये देखकर उस दूसरी लड़की ने तुरंत तंज कसा, आरती, देखो तुम्हारी कंपनी कितनी बेकार है, तुम्हें लेने के लिए एक गाड़ी तक नहीं भेजी। कंपनी चाहे कैसी भी हो, पर मेरे पास गाड़ी है। अर्जुन ने अपनी जेब से चाबी निकाली और बटन दबाया। बीप बीप, पास ही खड़ी पोर्श 911 की लाइटें जल उठीं। अर्जुन मुस्कुराया, खैर, ये तो बस एक मामूली पोर्श है। तुम्हारे बॉयफ्रेंड की BMW 5 सीरीज के सामने इसकी क्या बिसात। ये सुनकर उस लड़की का चेहरा पहले सफेद पड़ा और फिर शर्म से लाल हो गया। आरती भी दंग थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि जो पोर्श वहां इतनी देर से खड़ी थी, वह इसी आदमी की है। पर उस दूसरी लड़की को जलील होते देख आरती को बड़ा सुकून मिला। उसने अर्जुन से कहा, उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। चलिए। ठीक है। उस लड़की की नफरत भरी नजरों के बीच आरती अर्जुन की कार में बैठी और वे वहां से निकल गए। आसपास के दूसरे छात्र, जो पूरी बात नहीं जानते थे, आहें भरने लगे। यकीन नहीं होता, आरती जैसी लड़की भी किसी रईसजादे के चक्कर में पड़ गई। ये तो होना ही था। आखिर खूबसूरत लड़कियां अमीरों के लिए ही तो होती हैं। पॉर्श के अंदर आरती कार के इंटीरियर को देख रही थी, पर उसने जाहिर नहीं होने दिया। उसने अर्जुन से कहा, वहां मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, मुझे भी उसकी बातें पसंद नहीं आ रही थीं। अर्जुन ने कहा, हमें थोड़ा समय लग सकता है। शोरूम से मैसेज आया है कि गाड़ी की नंबर प्लेट आ गई है। ऑफिस जाने से पहले हमें उसे लगवाना होगा। कोई बात नहीं, मुझे जल्दी नहीं है। आरती शालीनता से मुस्कुराई, वैसे भी, अब मैं आपकी कार में हूं, तो जहां आप ले जाएंगे वहीं जाना होगा। सही बात है, वरना तुम्हें खुद ऑफिस का रास्ता ढूंढना पड़ता। अर्जुन आरती को शोरूम ले गया और नंबर प्लेट लगवा ली। शोरूम की सेल्स गर्ल ने जब आरती को देखा तो उसे समझ आ गया कि अर्जुन ने उसे भाव क्यों नहीं दिया था। जिसके पास इतना अच्छा विकल्प हो, वह मामूली चीजों की ओर क्यों देखेगा। अर्जुन की नई नंबर प्लेट देखकर आरती बोली, वाह, ये नंबर तो बहुत अच्छा है। इसके लिए अलग से पैसे दिए हैं, अर्जुन ने कहा। दुख इस बात का है कि इससे बेहतर नंबर नहीं मिला। मैं तो 5 जैसे अंकों वाला नंबर चाहता था। आरती चुप हो गई। नंबर प्लेट लगने के बाद लंच का समय हो गया था, तो उन्होंने शोरूम के कैफे में ही मुफ्त का खाना खा लिया। वापस ऑफिस जाते वक्त आरती ने धीरे से पूछा, अर्जुन भाई, क्या ये कंपनी आपके परिवार की है? नहीं, तुम मुझे बहुत ज्यादा समझ रही हो, अर्जुन ने जवाब दिया। मैं तो बस एक मामूली कर्मचारी हूँ। किसे बेवकूफ बना रहे हैं? आरती हंसी। एक मामूली कर्मचारी पोर्श चलाता है। यह मेरी नहीं है, यह मेरी बॉस की है। अर्जुन ने बिना पलक झपकाए झूठ बोला। जब मुझे पता चला कि एक खूबसूरत इंटर्न को लेने जाना है, तो मैंने उन पर रौब झाड़ने के लिए खास तौर पर यह गाड़ी मांग ली। आरती अवाक रह गई। उसे थोड़ा अजीब लगा और उसने बातचीत आगे नहीं बढ़ाई। अर्जुन भी शांत रहा। 1 घंटे बाद वे ऑफिस पहुंचे। अर्जुन ने आरती को रिसेप्शनिस्ट के हवाले किया ताकि वह उसे एचआर तक ले जाए, और खुद अपनी सीट पर आ गया। उसने अपना फोन निकाला ही था कि बगल वाली सीट से छोटू ने उसे झपट लिया। क्या ये वही नया वाला स्वदेशी प्रीमियम फोन है? तुमने नया फोन खरीद लिया? हाँ, तो क्या हुआ? भाई, ये तो बहुत जबरदस्त है। छोटू की वजह से पूरे ऑफिस में खबर फैल गई कि अर्जुन ने नया फोन लिया है। सब उसे देखने के लिए जमा हो गए। अर्जुन ने सोचा, सिर्फ एक फोन ही तो लिया है, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है। उसे अचानक एहसास हुआ कि पिछले कुछ दिनों के भारी खर्चों की वजह से पैसों को लेकर उसका नजरिया बदल गया है। वह अब आम लोगों की सोच से दूर होता जा रहा था। 15-20 हजार का फोन उसके लिए अब कुछ भी नहीं था, जबकि एक औसत परिवार के लिए यह एक बहुत बड़ा और सोच समझकर किया जाने वाला खर्च था। अध्याय 44, थोड़े और आक्रामक बनो, क्या मैं मना कर पाती? कंपनी में ज्यादातर लोग अभी भी यह नहीं जानते थे कि अर्जुन के पास अपनी स्पोर्ट्स कार है। अगर उन्हें पता चलता, तो शायद उनका रिएक्शन और भी ज्यादा हैरान करने वाला होता। अर्जुन ने कभी भी अपनी रईसी को जानबूझकर छिपाने के बारे में नहीं सोचा था, और न ही उसका इरादा हर किसी पर अपनी अमीरी का रौब झाड़ने का था। कुछ लोगों के सामने दिखावा करना उसे अच्छा लगता था, क्योंकि सामने वाले को उसकी औकात दिखाना उसे सुकून देता था। लेकिन हर किसी के साथ ऐसा करना उसे पसंद नहीं था, क्योंकि उसे उन लोगों में अपना पुराना चेहरा नजर आता था। अभी सब लोग उसके नए प्रीमियम स्वदेशी फोन की तारीफ कर ही रहे थे कि तभी उसका फोन बज उठा। सहकर्मियों ने उसे उसका फोन वापस कर दिया। अर्जुन ने स्क्रीन पर एक जाना पहचाना नाम देखा, उठा और बात करने के लिए ऑफिस के ब्रेक रूम शांत कोने की ओर चला गया। हाँ, बोलो, क्या बात है? अर्जुन। दूसरी तरफ से मोहिनी खुवैंग मेंग्याओ ने गुस्से में पूछा, ये सब क्या है?
मुझे आज कोर्ट का समन मिला है। ओह, वो, अर्जुन ने बेपरवाही से कहा, तुमने ही तो मुझसे कहा था कि मैं तुम पर केस कर दूं। तो बस, मैंने वकील ढूंढा और केस कर दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मोहिनी सन रह गई। अर्जुन ने तंज कसते हुए कहा, मेरी सलाह है कि पैसे जुटाना शुरू कर दो। एक एक रुपया वापस चाहिए। सपनों में, मैं तुम्हें एक पैसा नहीं दूंगी, मोहिनी चिल्लाई, तुम्हें क्या लगता है, सिर्फ तुम ही वकील कर सकते हो? मैं भी वकील ढूंढ सकती हूँ। देख लेंगे। ठीक है, ठीक है। अपनी अकड़ बनाए रखो, अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा, बस उम्मीद करता हूं कि जब वक्त आएगा, तब तुम रोते हुए मेरे सामने हाथ नहीं फैलाओगी। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। वह मोहिनी की मौजूदा हालत से अच्छी तरह वाकिफ था। उसकी तथाकथित सबसे अच्छी सहेली, पूजा वैंकिंग, उसे खुश करने के लिए कभी कभी मोहिनी की खबरें देती रहती थी। अर्जुन ने कभी उन मैसेज का जवाब नहीं दिया था। पूजा के मैसेज के मुताबिक, मोहिनी जिस विकास जैंग वेंटाओ नाम के आदमी के साथ थी, वह सरासर धोखेबाज था, उसकी पहले से पत्नी और बच्चा था। यानी मोहिनी अनजाने में दूसरी औरत बन गई थी। इतना ही नहीं, उस आदमी ने बिजनेस का झांसा देकर उससे 1 लाख रुपए भी ठग लिए थे, जिसे उसने जुए में उड़ा दिया। पूजा को ये सब पता था, पर उसने मोहिनी को बताने के बजाय अर्जुन को बताना बेहतर समझा। वाह, कैसी सहेली है, अपनी ही दोस्त की पीठ में छुरा घोंप रही है। अर्जुन ने सोचा, ऐसी औरत, अगर भविष्य में मुझे इसमें दिलचस्पी हुई भी, तो मैं इसे सिर्फ इस्तेमाल करूंगा। इसे अपने पास कभी नहीं रखूंगा। खैर, अगर अर्जुन केस जीत जाता है और कोर्ट उसे सगाई के पैसे लौटाने का आदेश देता है, तो मोहिनी के पास पैसे देने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। इसीलिए उसने उस दिन वकील लोकेश लॉयर लुओ से पूछा था कि अगर सामने वाले के पास पैसे न हो तो क्या होगा। फोन रखने के बाद अर्जुन पीछे मुड़ा तो देखा सुमन ठीक उसके पीछे खड़ी थी। वह चौंक गया, सुमन दीदी, आप क्या बिल्ली की नस्ल से हैं? हमेशा बिना आवाज किए पीछे आ खड़ी होती हैं। तुम अपनी कॉल में बहुत खोए हुए थे। सुमन मुस्कुराई और पूछा, अभी भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड वाले केस के बारे में बात कर रहे थे? हाँ, अर्जुन ने जवाब दिया, मैंने केस कर दिया है और उसे समन मिल गया है। चिंता मत करो, सुमन ने उसे दिलासा दिया, इतनी बड़ी लॉ फर्म के होते हुए तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तुम्हारे पैसे वापस मिल जाएंगे। कोई बात नहीं, अगर मैं इस बार नहीं भी जीता, तो मैं दूसरे वकील करूंगा और केस करता रहूंगी, अर्जुन ने कहा, मैं उसकी जिंदगी मुश्किल बना दूंगा। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सुमन निशब्द रह गई। अर्जुन ने पूछा, दीदी, आप यहाँ सिर्फ मेरी एक्स के बारे में पूछने तो नहीं आई थी? नहीं, सुमन ने कहा, मैं बस ये पूछना चाहती थी कि क्या तुम आज वाली नई इंटर्न से संतुष्ट हो? हाँ, ठीक ठाक है, अर्जुन ने पानी का गिलास भरते हुए धीरे से कहा, पर आजकल मेरी आंखों में सिर्फ आप ही समाई हुई हैं, सुमन दीदी। मुझे किसी और में खूबसूरती नजर ही नहीं आती। गंभीर हो जाओ, हम ऑफिस के ब्रेक रूम में हैं, सुमन ने इधर उधर देखते हुए कहा, ऑफिस में पहले ही मेरे बारे में काफी गपशप होती है। हम काफी दूर हैं, कोई नहीं सुन रहा। पानी पीकर अर्जुन को कुछ याद आया। हाँ दीदी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। क्या, कंपनी को अभी एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है ना? वो ब्यूटी ब्रांड वाला, अर्जुन ने कहा, मैनेजर सतीश मैनेजर लीक ने वह सारा काम मुझ पर डाल दिया है। वह चाहता है कि अगले हफ्ते जब बड़े बॉस वापस आएं, तो मैं मीटिंग में उसे पेश करूं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट और उसने अकेले तुम्हें दे दिया। क्या मजाक है, तुम इसे अकेले कैसे करोगे? सुमन ने माथे पर बल देते हुए कहा, वह जानबूझकर तुम्हें परेशान कर रहा है। तुम मना कर सकते हो। मुझे पता है, अर्जुन ने कहा, पर मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर मैं अकेले ये प्रोजेक्ट संभाल लूं और नतीजे अच्छे आएं, तो क्या आपके कजिन बड़े बॉस मेरा प्रमोशन करेंगे? शायद करेंगे। मैं भी उनसे इस बारे में बात कर सकती हूँ। तुम्हारा काम वैसे भी अच्छा है। सुमन ने अर्जुन को देखा, पर सवाल यह है कि क्या तुम इसे अकेले कर पाओगे? ये सिर्फ हुनर की नहीं, समय और मेहनत की भी बात है। उसकी आप फिक्र मत कीजिए, अर्जुन मुस्कुराया, बस प्रमोशन की उम्मीद होनी चाहिए। तुम्हें प्रमोशन की इतनी जल्दी क्यों है? सुमन ने उत्सुकता से पूछा, तुम्हें एक्स्ट्रा सैलरी की जरूरत तो है नहीं? क्योंकि अगर मेरा प्रमोशन हुआ, तो मुझे मेरा अपना केबिन मिलेगा, अर्जुन ने गंभीरता से कहा, फिर चाहे मैं आपके केबिन में जाऊं या आप मेरे केबिन में आएं, दरवाजा बंद होने के बाद सब कुछ ज्यादा आसान हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सुमन अवाक रह गई। बाकी लोग अपने सपनों और भविष्य के लिए प्रमोशन चाहते हैं। और ये सिर्फ इसलिए प्रमोशन चाहता है ताकि मुझसे और आसानी से फ्लर्ट कर सके। यह अर्जुन भी न हमेशा सबसे अलग ही सोचता है। सुमन ने मन ही मन सोचा, अगर यह मुझे छेड़ना चाहता है, तो क्या उसके लिए ऑफिस होना जरूरी है? ऑफिस के बाद मेरे पास उसके लिए काफी वक्त होता है। अगर वह थोड़ा और आक्रामक असर्टिव होता, तो क्या मैं वाकई उसे मना कर पाती? क्या पिछले 2 दिनों में ऑफिस में मेरा बर्ताव उसे समझाने के लिए काफी नहीं था?
कभी कभी यह बहुत समझदार बनता है और कभी कभी बिल्कुल बुद्धू रह जाता है। पर एक औरत होने के नाते वह ये बातें कभी जुबान पर नहीं ला सकती थी। उसने मन ही मन खुद को बेशर्म कहा। हालांकि उसने अपने दिल में अर्जुन के साथ इस खट्टे मीठे रिश्ते को स्वीकार कर लिया था, पर कुछ बातें बिना कहे ही अच्छी लगती हैं। कहने से उनका एहसास बदल जाता है। सच तो ये था कि उसे अर्जुन के साथ यह अनोखा रिश्ता पसंद आ रहा था। वे एक दूसरे की जिंदगी में दखल नहीं देते थे, फिर भी एक दूसरे के लिए रोमांच और सरप्राइज लेकर आते थे। जब अर्जुन ब्रेक रूम से बाहर निकला तो उसे अंदाजा भी नहीं था कि सुमन के दिमाग में क्या चल रहा है। उसकी नज़र में मैच्योर और शालीन मैनेजर सुमन उसे कभी कभी छेड़ने देती थी, पर वह सिर्फ उनके हंसी मजाक का हिस्सा था। वह तब तक अगला कदम उठाने की हिम्मत नहीं करना चाहता था जब तक उसे जीत का पूरा यकीन न हो जाए। और वह जानबूझकर उसके पीछे हाथ धोकर पड़ना भी नहीं चाहता था। जब गरीब था तब भी पीछे भागूं और अब अमीर हूं तब भी। नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे भी उसके पास संगति की कमी नहीं थी। सुमन के पीछे पागल होने की जरूरत नहीं थी। फिलहाल ऑफिस में उसे कभी कभी छेड़ना ही उसकी जिंदगी में तड़का लगाने के लिए काफी था। कुछ फूल खूबसूरत होते हैं, पर उन्हें तोड़ना जरूरी नहीं होता। बस उन्हें देखना और उनकी खुशबू लेना ही काफी होता है। बेशक अगर उनका रिश्ता कुदरती तौर पर आगे बढ़ता है तो उसे इससे कोई परहेज नहीं था। अध्याय 45। आजकल मेरी औरतों में दिलचस्पी नहीं है। इसी बीच आरती सॉन्ग शाओवे अपनी ज्वाइनिंग की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद अपनी मेज पर पहुंच गई। कंपनी में लंबे समय से किसी नई भर्ती की खबर नहीं आई थी, इसलिए जब उसके जैसी खूबसूरत इंटर्न ऑफिस में आई तो हलचल मचनी ही थी। ऑफिस के सभी कुंवारे लड़कों की आंखें उसे देखते ही चमक उठीं। वे हाथ पैर मारने को तैयार थे। मैनेजर सुमन जैसी पहुंच से बाहर महिला के बारे में तो वे सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन एक नई इंटर्न, वह एक अलग बात थी। आरती आते ही ऑफिस में काफी लोकप्रिय हो गई। लड़के उसके इर्द गिर्द मंडराने लगे और मदद की पेशकश करने लगे। इसके उलट अर्जुन, जो खुद उसे लेकर आया था, पूरी तरह बेपरवाह बना रहा। आरती वाकई सुंदर थी, पर पिछले कुछ दिनों में अर्जुन ने इतनी खूबसूरत औरतें देख ली थीं कि अब उसे थोड़ा सौंदर्य थकान महसूस होने लगी थी। ऊपर से पिछले कुछ दिनों की थकान की वजह से वह फिलहाल रिकवरी मोड में था। इसलिए उसे आरती जैसी लड़की में अभी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने एक कप लिया, उसमें कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां और गर्म पानी डाला और आराम से अपनी मेज पर बैठ गया। ये देख छोटू शाओपैंग ने उसे चिढ़ाया, अरे भाई, अभी से सेहत का इतना ख्याल, सीधे आयुर्वेदिक काढ़ा। तुम नहीं समझोगे, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। सेहत का ख्याल वक्त रहते शुरू कर देना चाहिए। यार, मुझे तुम्हारी जिंदगी से जलन होती है, छोटू ने कहा। पहले तो तुम हम सबसे ज्यादा मेहनत करते थे और अब। फिर आरती की तरफ देखते हुए उसने दबी आवाज में पूछा, वैसे तुम्हारा ध्यान उस नई इंटर्न पर नहीं है क्या? हाँ, मैं समझ रहा हूँ तुम क्या चाहते हो, अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। हाँ भाई, तुम ही उसे लेकर आए हो। तुम्हारे पास उसका नंबर या व्हाट्सएप तो होगा ही। मुझे दे दो, मैं तुम्हें बढ़िया पार्टी दूंगा। नंबर तो है, पर पहले मेरी राय सुन लो, अर्जुन ने कहा। वहां भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, क्यों खामख्वाह अपनी फजीहत कराना चाहते हो? छोटू निशब्द रह गया। कितना कड़वा सच बोला है, अर्जुन ने आगे समझाया। सिर्फ तुम्हारी बात नहीं है, मुझे लगता है कंपनी में किसी का भी चांस नहीं है। उसे सिर्फ इंटर्न मत समझो। वह कॉलेज में भी काफी लोकप्रिय रही होगी, सुंदर है और उसे अपने हुनर पर बहुत नाज है। ऐसी लड़कियां जब पहली बार काम की दुनिया में आती हैं, तो हकीकत से टकराने से पहले उनकी उम्मीदें सातवें आसमान पर होती हैं। वे साधारण लड़कों को घास भी नहीं डालती। छोटू का उत्साह एक पल में ठंडा पड़ गया। फिर उसने अर्जुन को देखा और कहा, हमारा नहीं होगा तो क्या, तुम तो कोशिश करो। तुम हैंडसम भी हो और अब तुम्हारे पास पैसा भी है। तुम उसे पटा सकते हो। आजकल मैं औरतों से परहेज कर रहा हूँ। छोटू, उसे लगा कि शादी टूटने के बाद शायद अर्जुन का औरतों पर से भरोसा ही उठ गया है। तभी भीड़ से पीछा छुड़ाकर आरती खुद अर्जुन के पास आई। उसने सोचा था कि अर्जुन ही वह पहला शख्स है जिससे वह कंपनी में मिली थी, और जो बंदा अपनी बॉस की स्पोर्ट्स कार मांग कर ला सकता है, वह जरूर कुछ खास होगा। वह तुम्हारी तरफ ही आ रही है। ये देख छोटू अपनी कुर्सी सरकाते हुए बिजली की गति से अपनी मेज पर वापस लौट गया। अर्जुन ने उसे देखा और पूछा, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? नमस्ते अर्जुन भाई, आरती ने मुस्कुराते हुए कहा। मैनेजर सतीश सर ने बताया कि कुछ समय के लिए मुझे आपके साथ काम करना है। आप ही मेरे मेंटर गुरु होंगे। तुमने तो ब्रॉडकास्टिंग और होस्टिंग की पढ़ाई की है और मैं एक प्लानर हूँ। मैं तुम्हें क्या सिखाऊंगा? अर्जुन ने जवाब दिया, अभी कोई खास काम नहीं है। तुम बाकी सहकर्मियों से जान पहचान करो। आगे एक ज्वेलरी ब्रांड का इवेंट आने वाला है जिसमें शायद तुम्हें होस्टिंग करनी पड़े। जब जरूरत होगी मैं बता दूंगा। ठीक है। आरती को ऐसे रूखे बर्ताव की उम्मीद नहीं थी।
उसे आदत थी कि जहां भी वह जाती, लोग उसके पीछे पागल हो जाते, जैसा अभी ऑफिस के बाकी लड़कों ने किया था। लेकिन यह अर्जुन, इसे तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। कार में तो वे काफी अच्छे से बात कर रहे थे, पर यहाँ वह उसे घास भी नहीं डाल रहा था। आरती स्वाभिमानी थी, वह चुपचाप वहां से मुड़कर चली गई। नहीं सिखाना तो मत सिखाओ, कौन सी बड़ी बात है। उसके जाते ही छोटू फिर से पास आया। भाई, सच में, इतना अच्छा मौका था और तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया। मैंने कहा न, मुझे अभी दिलचस्पी नहीं है। छोटू को लगा कि अर्जुन अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के गम में डूबा है। उसने चुपचाप अपना काम करना बेहतर समझा। अब जब कोई परेशान करने वाला नहीं था, तो अर्जुन ने अपना नवल ऐप खोला। उसने देखा कि पिछले इनाम के बाद लेखिका ने कितने चैप्टर डाले हैं। कुल 36 अनरीड चैप्टर थे। यानी वादे के मुताबिक उसने एक्स्ट्रा चैप्टर लिखना शुरू कर दिया था। सारे चैप्टर पढ़ने के बाद अर्जुन ने अपने मैसेजिंग ऐप पर लेखिका को मैसेज किया। उसने देखा कि 2 दिन से उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट पेंडिंग थी। उसने उसे एक्सेप्ट किया और ग्रुप चैट में उसे टैग किया। गुस्सेल भाई, एंग्री ब्रदर एट ऑथर ओए लेखिका, मेरे अपडेट्स कहाँ हैं? 100 चैप्टर का वादा था, सिर्फ 30 ही क्यों आए? क्या बाकी अगले जन्म के लिए बचा रखे हैं? ग्रुप के बाकी रीडर्स भी मजे लेने लगे। अपने कमरे में पागलों की तरह टाइप कर रही लेखिका अंजलि हुआजू का भारतीय नाम ने नोटिफिकेशन सुना। उसने तुरंत चश्मा ठीक किया और रिप्लाई किया। अंजलि एट गुस्सेल भाई, बॉस, मुझसे नहीं हो पा रहा। मैं एक साथ इतने नहीं लिख सकती। मैं 3 दिन से सोई नहीं हूँ, मुझे लग रहा है मैं मर जाऊंगी। क्या हम समझौता कर सकते हैं? मुझे 1 महीने का समय दे 2 बोनस चैप्टर पूरे करने के लिए। अर्जुन उसकी हालत पर मुस्कुराया। वह तो बस मजाक कर रहा था। गुस्सेल भाई, ठीक है, पर एक शर्त पर। अंजलि, बॉस, जो कहोगे वो करूंगी। बस मेरी जान बख्श दो। उसके लिए अर्जुन उसका सबसे बड़ा अन्नदाता था। पिछले दिनों उसने जो इनाम दिया था, वह उसकी साल भर की कमाई के बराबर था। ग्रुप के बाकी लड़के गपशप करने लगे और अर्जुन को लेखिका की खिंचाई करने के लिए उकसाने लगे। अंजलि शर्म से लाल हो गई और सबको चुप रहने को कहा। अर्जुन ने फिर अपनी शर्त रखी। गुस्सेल भाई एट अंजलि, तुम्हें लड़कों वाले कपड़े पहनकर क्रॉस ड्रेस अपनी एक फोटो ग्रुप में डालनी होगी। तभी मैं मानूंगा। पूरा ग्रुप इस बात पर शोर मचाने लगा। सबको लेखिका का ये रूप देखना था। अंजलि थोड़ा हिचकिचाई, पर फिर उसने सोचा कि जिसने 1 लाख रुपए खर्च किए हों, उसकी इतनी छोटी सी बात तो मानी जा सकती है। अंजलि एट गुस्सेल भाई, क्या मैं आपको प्राइवेट में फोटो भेज सकती हूँ? गुस्सेल भाई, ठीक है। जैसे ही उसने ठीक है कहा, ग्रुप में हंगामा मच गया कि अर्जुन अकेले ही मजा लेना चाहता है। अंजलि ने ग्रुप की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहती थी। उसने अर्जुन को एक फोटो भेजी। अर्जुन ने फोटो देखी और हैरान रह गया। इतनी जल्दी? क्या इसने पहले से कपड़े बदल रखे थे? जैसे ही उसने फोटो खोली, उसके होश उड़ गए। अंजलि, बॉस, असल में मैं एक लड़की ही हूँ, इसलिए मुझे लड़कों वाले कपड़े पहनने की जरूरत नहीं पड़ी, ही। पर प्लीज, ये फोटो सिर्फ आप ही देखना, ग्रुप में मत डालना। मैं अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती हूँ। अर्जुन, क्या ये लेखिका सच में एक लड़की है? उसे यकीन नहीं हुआ। उसे लगा इंटरनेट पर कोई उसे बेवकूफ बना रहा है। गुस्सेल भाई, मुझे यकीन नहीं है। अभी के अभी एक सेल्फी भेजो जिस पर मेरा नाम लिखा हो। अंजलि, ठीक है। अंजलि ने तुरंत अपना कैमरा उठाया और एक ताज़ा सेल्फी खींचकर भेज दी। अर्जुन उस फोटो को देखता ही रह गया। वह लेखक जिसे वह अब तक कोई चश्मिश लड़का समझ रहा था, वह दरअसल एक बहुत ही सुंदर और मासूम दिखने वाली लड़की थी। उसके मन में एक सवाल कौंधा, अगर ये लड़की है, तो इसने अपनी कहानी में वो इतने बोल्ड और रोमांटिक सीन कैसे लिखे? क्या ये सब इसकी कल्पना है, या खुद का अनुभव? अध्याय 46, किस औरत को सी फूड पसंद नहीं होता? जैसे ही ऑफिस की छुट्टी हुई, अर्जुन सबसे पहले वहां से खिसक लिया। अपनी दिव्य रईस प्रणाली डिवाइन रिच सिस्टम के होते हुए कंपनी में एक भी अतिरिक्त मिनट बिताना उसे अपनी किस्मत की तौहीन लगता था। जब तक सुमन अपने केबिन से बाहर आई, वह जा चुका था। इतनी जल्दी भाग गया? उन्होंने माथे पर बल देते हुए सोचा। क्या वह फिर से उसी नीतू निंगकियांत से मिलने गया है? और उनका अंदाजा बिल्कुल सही था। अर्जुन ने नीतू से वादा किया था कि जब उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी, तो वह उसे एक शानदार जगह खाने पर ले जाएगा। इसलिए आज छुट्टी से पहले ही उसने नीतू से कह दिया था कि वह उसके हॉस्टल के नीचे इंतजार करे। वक्त का ध्यान रखते हुए नीतू ने हल्का सा मेकअप किया, अपनी रूममेट्स को बताया कि वह बाहर जा रही है, और बिल्डिंग के गेट पर अर्जुन का इंतजार करने लगी। आज उसने गुलाबी रंग की टी शर्ट और फिटिंग वाली जीन्स पहनी थी। साधारण से दिखने वाले इस पहनावे में भी उसका फिगर काफी आकर्षक लग रहा था। कुछ ही देर बाद एक लाल रंग की स्पोर्ट्स कार उसके सामने आकर रुकी। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हे सुंदरी, कहीं चलना है?
जरूर, नीतू मुस्कुराई और बड़ी फुर्ती से बगल वाली सीट पर बैठ गई। ऑफिस के समय ट्रैफिक बहुत होता है, मुझे लगा आप देर से आएंगे। तुम्हें मेरी ड्राइविंग स्किल्स पर भरोसा होना चाहिए। अर्जुन ने पूछा, तो आज रात क्या खाना चाहोगी? शर्माना मत। मुझे नहीं पता, नीतू ने जवाब दिया, जहां आप ले जाएंगे मैं वहीं खा लूंगी। फिर द रिवर फ्रंट चलते हैं। सुना है वहां का सीफूड लाजवाब होता है। अर्जुन ने हमेशा सुना था कि उस आलीशान रेस्तरां का खाना बहुत बढ़िया है, पर वह कभी गया नहीं था। वजह साफ थी, पुराने दिनों की गरीबी। आज उसे और नीतू को उस अनुभव को जीने का मौका मिला था। ठीक है, नीतू मान गई। उसकी अपनी कमाई इतनी नहीं थी कि वह ऐसी महंगी जगहों के बारे में सोचे। उसने बस इतना सुना था कि शहर की एक ऊंची इमारत पर स्थित इस रेस्तरां से रात का नज़ारा बहुत शानदार दिखता है। उसने अपनी एक सहेली वंदना वैंगशेंग की सोशल मीडिया पोस्ट में वहां की तस्वीरें देखी थीं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आज वह खुद अर्जुन के साथ वहां जा रही है। 1 घंटे बाद अर्जुन और नीतू लिफ्ट से अपनी मंजिल पर पहुंचे। रेस्तरां में घुसते ही नीतू के कदमों में थोड़ी झिझक थी, यह उसके आत्मविश्वास की कमी का शारीरिक संकेत था। उसकी इसी झिझक ने अनजाने में अर्जुन के रुतबे को और बढ़ा दिया। रिसेप्शन मैनेजर तुरंत समझ गया कि इन दोनों में से असली बॉस कौन है। वह अर्जुन के पास आया और बोला, शुभ संध्या सर, रिवर फ्रंट रेस्तरां में आपका स्वागत है। आप कितने लोग हैं? सिर्फ हम दोनों। अर्जुन ने अंदर चलते हुए पूछा, क्या आपके पास नदी के किनारे वाली कोई टेबल खाली है? सर, हॉल की सभी टेबल्स बुक हो चुकी हैं, मैनेजर ने जवाब दिया, लेकिन हमारे पास एक वीआईपी प्राइवेट रूम खाली है जिसमें 10 लोग बैठ सकते हैं। वहां से भी आपको नदी और शहर का पूरा नज़ारा मिलेगा। साथ ही वहां शांति और प्राइवेसी भी रहेगी। बस उस रूम का अतिरिक्त शुल्क 2000 रुपये है। 2000 रुपये सुनकर नीतू दंग रह गई। सिर्फ कमरे का किराया 2000? ये तो बहुत महंगा है। उसने फुसफुसा कर कहा, अर्जुन रहने देते हैं, हॉल में ही बैठ जाते हैं। जब यहाँ आए हैं तो नज़ारे और सुकून के साथ ही खाना खाएंगे। अर्जुन मुस्कुराया और मैनेजर से बेपरवाही से कहा, हम प्राइवेट रूम ही लेंगे। चलिए। मैनेजर को उम्मीद नहीं थी कि वह बिना हिचकिचाए मान जाएगा। उसे लगा अर्जुन किसी रईस खानदान का लड़का है जिसे पैसों की परवाह नहीं। जब वे प्राइवेट रूम में पहुंचे तो नीतू की आंखें फटी रह गईं। कमरा काफी बड़ा और आलीशान था। उसमें आराम से 20 लोग आ सकते थे। बाहर के शोर के मुकाबले यहाँ बहुत शांति थी और सजावट भी बेहतरीन थी। नीतू खिड़की के पास गई, जहां से रात में जगमगाते शहर का 360 डिग्री नज़ारा दिख रहा था। ये वाकई दिलकश था। नज़ारा बाद में देख लेना, अर्जुन आराम से बैठते हुए बोला, पहले खाना खाते हैं, खाते खाते देखते रहेंगे। नीतू आकर अर्जुन के बगल में बैठ गई। ऐसी महंगी जगह पर अर्जुन के पास बैठने से ही उसे थोड़ा सुरक्षित और शांत महसूस हो रहा था। अर्जुन ने मैनेजर से कहा, आज का जो सबसे बड़ा और ताज़ा सीफूड है, वह लेकर आओ। मैं पहले देखना चाहूंगा। मैनेजर ने तुरंत अपने स्टाफ को इशारा किया। कुछ ही देर में एक बड़ा लकड़ी का संदूक लाया गया जिसमें एक विशालकाय केकड़ा एम्परर क्रैब था। नीतू ने हैरानी से पूछा, ये कितना बड़ा है? मैडम, लगभग 10 किलो का है, मैनेजर ने बताया। नीतू की नज़र चुपके से संदूक पर लटकी कीमत पर गई, 30,000 रुपये। एक केकड़ा 30,000 का? अर्जुन ने भी इतना बड़ा केकड़ा पहली बार देखा था, जिसका एक पंजा उसके हाथ से भी मोटा था। पर उसने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया और बोला, ठीक है, एक ये ले आओ। इसके बाद उन्होंने एक और दुर्लभ केकड़ा किंग क्रैब पसंद किया जिसकी कीमत 8,000 रुपये थी। फिर अर्जुन ने एक बड़ी लोबस्टर मछली और कुछ अन्य महंगी डिशेज ऑर्डर की। नीतू अब हिसाब लगाना भी भूल गई थी। उसे बस इतना पता था कि इस एक वक्त के खाने का बिल उसकी आधे साल की तनख्वाह से भी ज्यादा होने वाला था। जब सब बाहर चले गए तो नीतू ने धीरे से कहा, हमने बहुत ज्यादा ऑर्डर कर दिया है। क्या हम ये सब खत्म कर पाएंगे? सीफूड दिखने में बड़ा लगता है, पर छिलके हटाने के बाद मांस कम ही निकलता है। अर्जुन हंसा, जब मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ तो पेट भरकर और अच्छा खाना। संकोच मत करना, ठीक है? जल्द ही सारा खाना मेज पर सज गया। शुरुआत में नीतू थोड़ा झिझक रही थी कि कहीं वह असभ्य न लगे। पर जब उसने देखा कि अर्जुन बिना किसी औपचारिकता के हाथों से केकड़े के पंजे तोड़कर बड़े मजे से खा रहा है, तो उसे समझ आया कि आलीशान रेस्तरां में भी आप अपनी मर्जी से खा सकते हैं। खाओ नीतू, बस देखती मत रहो। यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं, कोई तुम्हें नहीं देख रहा। अर्जुन की बातों से नीतू का संकोच दूर हुआ और उसने भी पहली बार खुलकर उन महंगी चीजों का स्वाद लिया। आखिर किस औरत को सीफूड पसंद नहीं होता? दोनों ने डटकर खाया। अंत में उन्होंने ज्यादातर हिस्सा खत्म कर दिया। पेट भरने के बाद अर्जुन खिड़की के पास कुर्सी लगाकर बैठ गया और सुकून से बाहर का नजारा देखने लगा। मेरे खाते में अब लगभग 50 लाख रुपए हैं, लेकिन ये सिर्फ मुझे आम लोगों से अलग करता है। उसने सोचा, असली रईसों की नज़र में मैं शायद अब भी एक मामूली आदमी ही हूँ।
फोर्ब्स की लिस्ट वालों की संपत्ति तो अरबों में होती है। अभी कल ही मैंने खबर पढ़ी थी कि दिल्ली के एक पॉश इलाके में एक बंगला 300 करोड़ में बिका। मेरा सिस्टम होने के बावजूद मुझे अभी बहुत आगे जाना है। खैर, मुझे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने की कोई होड़ नहीं है। जब तक मैं पैसों की चिंता किए बिना आज़ादी से अपनी शर्तों पर जी सकता हूँ, मेरे लिए वही काफ़ी है। नीतू चुपचाप उसके बगल में बैठी थी, पर वह बाहर के नज़ारे को नहीं बल्कि अर्जुन के चेहरे को देख रही थी। यह उन रईसों जैसा बिल्कुल नहीं है जिनके बारे में मैंने सुना था। इसे पता है कि मैं इसके पास पैसों की वजह से आई हूँ, फिर भी यह मेरा सम्मान करता है और मेरी भावनाओं का ख्याल रखता है। इसने मुझे कभी किसी खिलौने की तरह इस्तेमाल नहीं किया। काश मैं सारी जिंदगी अर्जुन के साथ ऐसे ही रह पाती। भले ही दुनिया की नज़र में मेरी कोई हैसियत न हो, बस उसकी होकर रहती तो भी मुझे मंजूर था। पर मैं जानती हूँ कि अर्जुन जैसे आदमी का दिल हमेशा आगे की ओर देखता है। मैं बस इतना कर सकती हूँ कि उसे अपनी सादगी से थोड़ा और प्रभावित कर सकूं। अध्याय 47। उसकी आंखों में वो चाहत, जैसे दूध के लिए तरसता बच्चा। क्या मैं वाकई इतना हैंडसम हूँ? प्राइवेट रूम में अर्जुन अचानक नीतू की तरफ मुड़ा। तुम रात का खूबसूरत नज़ारा देखने के बजाय मुझे क्यों घूर रही हो? मुझे लगता है कि आप इस नज़ारे से कहीं ज्यादा देखने लायक हैं। नीतू थोड़ा शर्माते हुए मुस्कुराए। आज मुझे यहाँ लाने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया अजनबियों के लिए होता है। अर्जुन खड़ा हुआ और उसने पूछा, क्या तुम्हें यहाँ से यह नज़ारा पसंद आया? बहुत पसंद आया, नीतू ने ईमानदारी से जवाब दिया। एक बार मैंने अपनी एक सहकर्मी की सोशल मीडिया पोस्ट देखी थी जब वह यहाँ खाना खाने आई थी। वैसे वह किसी प्राइवेट रूम में नहीं थी, बस बाहर हॉल में बैठी थी। उस वक्त मैंने ऊपर से तो कहा था कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर अंदर ही अंदर मैं सोच रही थी कितना अच्छा होता अगर मैं भी कभी यहाँ आकर यह नज़ारा देख पाती। तो लगता है आज मैंने तुम्हारी वो इच्छा पूरी कर दी। जी बिल्कुल, नीतू ने खुशी से कहा, आपकी वजह से मैंने उससे कहीं ज्यादा महंगा खाना खाया, उससे बेहतर जगह बैठी और उससे भी शानदार नज़ारा देखा। मुझे खुशी है कि तुम्हें ये पसंद आया। अर्जुन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं तुम्हारे लिए इस जगह का एक मेंबरशिप कार्ड बनवा देता हूँ और उसमें कुछ पैसे डाल दूंगा। जब भी तुम्हारा मन करे, तुम अपनी सहेलियों को यहाँ खाने पर ला सकती हो। इस तरह उन्हें पता चलेगा कि नीतू ने अगर किसी अमीर आदमी का साथ चुना है, तो वह आदमी उसका ख्याल रखना भी जानता है। शुक्रिया, फिर से शुक्रिया, लगता है तुम नहीं मानोगी। अर्जुन ने मजाक में गुस्सा होते हुए नीतू को हल्के से टोका और शरारत भरी आवाज में कहा, अगर अब तुमने फिर से यह शब्द कहा, तो मुझे तुम्हें सजा देनी पड़ेगी। सच में, नीतू की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अर्जुन, एक बार किसी चीज का स्वाद लग जाए, तो इंसान उसे बार बार चाहता है। उसकी आंखों में वो चमक बिल्कुल वैसी ही है जैसे कोई बच्चा दूध के लिए तरस रहा हो। ठीक है, पेट भर गया, अब घर चलने का समय है। अर्जुन ने सर्विस बेल बजाई। कुछ ही पलों में फ्लो मैनेजर ने दरवाजा खटखटाया और अंदर आया। नमस्ते मिस्टर अर्जुन, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? बिल ले आओ। जी जरूर, मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा, सर आज का कुल बिल 53,000 रुपये है। अगर आपके पास मेंबरशिप है, तो आपको 10% की छूट मिलेगी। क्या मैं अभी मेंबरशिप ले सकता हूँ? जी हाँ, मैनेजर ने विस्तार से बताया, हमारे पास 3 स्तर हैं। पहला साधारण मेंबरशिप है। दूसरा प्लेटिनम है जिसके लिए 50,000 रुपये जमा करने होते हैं और 10% छूट मिलती है। और तीसरा है डायमंड मेंबरशिप कार्ड, जिसके लिए 1 लाख रुपये जमा करने होते हैं और इसमें आपको हर बार 15% की छूट मिलेगी। आप कौन सा लेना चाहेंगे? तीसरा वाला, अर्जुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। और इसमें 2 लाख रुपये लोड कर दो। बहुत बढ़िया सर, मैनेजर खुशी से गदगद हो गया। मैं आपको तुरंत काउंटर तक ले चलता हूँ। कैशियर के पास जाकर अर्जुन ने अपना कार्ड स्वाइप किया और डायमंड मेंबरशिप ले ली। जिंदगी एक बड़े खेल की तरह है। मेजबान ने अपनी मर्जी से रेस्तरां की सबसे प्रतिष्ठित सदस्यता लेकर वहां का खास मेहमान बनने का फैसला किया। इनाम 4 लाख रुपये नकद। बैंक बैलेंस 50,50,000 रुपये। दिमाग में सिस्टम की आवाज सुनकर अर्जुन को एहसास हुआ कि उसकी बचत ने अब 50 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। पहले तो मैं सिर्फ लॉटरी जीतकर ही इतने पैसों का सपना देख सकता था। पर लॉटरी, वो तो बस एक धोखा है। कोई भी समझदार इंसान जानता है कि वह खेल जीतने के लिए नहीं, बल्कि दान देने के लिए बनाया गया है। मिस्टर अर्जुन, आपके खाने के पैसे कार्ड से काट लिए गए हैं। मैनेजर ने सम्मान के साथ कहा, अब भविष्य में आप इस कार्ड का उपयोग सीधे भुगतान के लिए कर सकते हैं और आपको बुकिंग में भी प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, समझ गया। रेस्तरां से बाहर निकलने के बाद अर्जुन ने बेपरवाही से वह कार्ड नीतू को थमा दिया। लो, इसे संभाल कर रखो। इसे खोना मत, वरना भूखी रह जाओगी। ठीक है, नीतू ने वह कार्ड ले लिया जिसमें उसके खुद के बैंक खाते से भी ज्यादा पैसे थे। उसने उसे सावधानी से अपने पर्स में रख लिया।
मैं अपना बैंक कार्ड खो सकती हूँ, पर यह नहीं, क्योंकि इसमें शायद पिन की ज़रूरत नहीं पड़ती और कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। उसे नहीं पता था कि रईसों के लिए ऐसे कार्ड का खोना कोई बड़ी बात नहीं होती। इसके अलावा, कार्ड स्वाइप होते ही मालिक के फ़ोन पर नोटिफिकेशन आ जाता है और एक कॉल से उसे ब्लॉक किया जा सकता था। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वापसी के रास्ते में, अर्जुन ने पहली बार अपनी कार की छत नीचे कर दी और उसे कन्वर्टिबल बना दिया। वह लाल रंग की चमकती कार सड़क पर सबका ध्यान खींच रही थी। नीतू बगल की सीट पर बैठी शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रही थी। आलीशान रेस्तरां में खाना और ऐसी लग्जरी कार में घूमना, ये सब उसके लिए एक सपने जैसा था जो अर्जुन की वजह से सच हो गया था। वह चाहती थी कि यह सफर कभी खत्म न हो, पर हकीकत कुछ और थी। 1.5 घंटे बाद, कार उसके हॉस्टल के गेट पर रुक गई। नीतू ने अपनी नशीली और चाहत भरी नजरों से अर्जुन को देखा और हिचकिचाते हुए पूछा, क्या आप वाकई चाहते हैं कि आज मैं आपके साथ न रुकूं? जब से उनके बीच नजदीकियां बढ़ी थीं, नीतू को महसूस होता था कि उसकी जरूरतें बदल गई हैं। अब वह केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि अर्जुन का साथ पाने के लिए उत्सुक रहती थी। हमें थोड़ा आराम भी करना चाहिए। तुम नहीं चाहोगी कि मैं काम के बोझ तले दब जाऊं, है ना? अर्जुन ने हंसते हुए मना कर दिया। अभी खुद पर थोड़ा काबू रखो। मुझे कुछ दिन आराम करने दो, फिर मैं तुमसे मिलने आऊंगा। ठीक है। नीतू ने सिर हिलाया और फिर खिलखिलाकर हंसी। उम्मीद है तब आप यह नहीं सोचेंगे कि मैं बहुत लालची हूं और हमेशा आपका साथ चाहती हूं। फिक्र मत करो, यह एक अनलिमिटेड बुफे की तरह है। अर्जुन ने कार के डैशबोर्ड से एक नया फोन निकाला और उसे दे दिया। आज जब मैं अपने लिए फोन ले रहा था, तो मैंने गौर किया कि तुम्हारा फोन काफी पुराना हो गया है। इसलिए तुम्हारे लिए भी एक सफेद रंग का प्रीमियम स्वदेशी फोन ले आया। शुक्रिया। नीतू ने खुशी से अर्जुन को गले लगाया और उसे चूम लिया। अर्जुन ने बनावटी गुस्से में कहा, तुमने फिर से मुझे शुक्रिया कहा। हा हा हा। नीतू कार से उतरी और चहकते हुए बोली, मेरी गलती। अगली बार जब हम मिलेंगे, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपनी सजा खुद स्वीकार कर लूंगी। अर्जुन, अध्याय 48, और तुम कहती हो कि तुम मुझे लुभा नहीं रही हो। जब नीतू अपने हॉस्टल लौटी, तो उसकी रूममेट्स उसे हैरानी से देखने लगीं। तुम वापस आ गईं? उसकी एक सहेली ने पूछा। हमें लगा तुम्हारी डेट के बाद आज रात तुम नहीं आओगी। अगर मैं नहीं आती, तो और कहाँ जाती? नीतू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हम बस आज रात डिनर पर गए थे। हमने तुम्हारी पोस्ट देखी। उसकी सहेलियां उसके इर्द गिर्द जमा हो गईं, उनके चेहरे जलन और हैरानी से भरे थे। क्या वाकई अर्जुन तुम्हें द रिवर फ्रंट सी फूड खिलाने ले गए थे? बिल्कुल ले गए थे। नीतू अपनी हंसी नहीं रोक पाई। तुम्हें क्या लगता है, मैंने फोटोशॉप करके मजे के लिए फोटो डाल दी? नहीं, बात यह है कि वंदना ग्रुप चैट में कह रही थी कि तुम्हारी फोटो नकली है। एक सहेली ने बताया, वह भी हाल ही में वहां गई थी और उसका कहना था कि मेन हॉल से रात का ऐसा नजारा नहीं दिखता। वह शायद हॉल में बैठी होगी। नीतू ने जानबूझकर बेपरवाह लहजे में कहा। हम आज वीआईपी प्राइवेट रूम में थे। सिर्फ उस कमरे का किराया 2000 रुपये था, तो जाहिर है वहां से नजारा अलग ही दिखेगा। ओह, तो ये बात थी। ये सुनकर उसकी सहेलियां और भी दंग रह गईं। एक और सहेली ने पूछा, तुम्हारी पोस्ट में जो वो विशाल केकड़ा था, वह कितना भारी था? वह तो बहुत बड़ा लग रहा था। एक 10 किलो का था और दूसरा 5 किलो का। बाप रे, वह तो बहुत महंगा रहा होगा। नीतू ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक ठाक था। एक शायद 30,000 से ऊपर का था और दूसरा 8,000 से ऊपर। कमरे में सन्नाटा छा गया। किसी ने हकबकाते हुए पूछा, तो क्या तुम दोनों ने एक वक्त के खाने पर हजारों रुपये खर्च कर दिए? हाँ, 50,000 से ऊपर का बिल था। फिर से सन्नाटा। तभी अर्जुन की कही बात याद करके नीतू मुस्कुराई। जब मुझे वक्त मिलेगा, मैं तुम सबको भी वहां खाने पर ले चलूंगी। सच में? पर वहां तो बहुत महंगा है। उन्होंने हैरानी से कहा। कोई बात नहीं, मेरे पास पैसे हैं। नीतू ने खुशी खुशी अपना कार्ड दिखाया। अर्जुन ने मुझे एक मेंबरशिप कार्ड दिया है जिसमें 2 लाख रुपए का बैलेंस है। उसने कहा कि मैं तुम सबको वहां लेकर जाऊं। हे भगवान, वह तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। तुम्हें 2 लाख का कार्ड ही दे दिया। सहेलियां खुशी से झूम उठी और नीतू को गले लगा लिया। नीतू को छोड़ने के बाद अर्जुन वापस घर जाने की तैयारी कर रहा था। रास्ते में उसे लीना ली जिनशु का फोन आया। हे, कहाँ हो तुम? अभी डिनर खत्म किया है, घर जा रहा हूँ। अर्जुन ने उसे छेड़ा, क्या बात है? इस वक्त फोन कर रही हो? अपनी सहेली सुमन से डर नहीं लगता? वह आज घर पर नहीं है, अपने मम्मी पापा के यहाँ गई है। लीना ने धीरे से हंसते हुए कहा। आज रात मैं घर पर बिल्कुल अकेली हूँ। बिल्कुल अकेली? क्या मतलब? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम्हें मेरी याद आ रही है? बिल्कुल नहीं, लीना ने नखरे से कहा, घर का गीजर खराब हो गया है। पता नहीं क्यों गर्म पानी नहीं आ रहा और इस वक्त कोई मिस्त्री भी नहीं मिल रहा।
क्या तुम आकर जरा देखोगे? ठीक है, अर्जुन मान गया। अच्छा हुआ, वैसे भी मुझे तुम्हें कुछ देना था। लीना उलझन में पड़ गई। क्या? वहां पहुंचकर दिखाऊंगा। अर्जुन ने कार मोड़ी और सीधे रॉयल टावर्स की ओर चल दिया। जल्द ही वह बिल्डिंग के पास पहुंचा। सुरक्षा गार्ड ने उसकी लग्जरी कार देखी और बिना किसी सवाल जवाब के गेट खोल दिया। जैसे ही अर्जुन पार्किंग में घुसा, उसने गौर किया कि वहां कोई भी सस्ती गाड़ी नहीं थी। कम से कम 30 लाख से ऊपर की गाड़ियां ही वहां खड़ी थीं। ये सब देखकर अर्जुन का मन एक नया घर खरीदने के लिए और भी मचल उठा। पर उसके पास अभी 50 लाख रुपए थे। रोजाना के खर्चों के लिए तो ये बहुत थे, पर सुमन जैसा आलीशान अपार्टमेंट खरीदने के लिए अभी उसे और पैसों की जरूरत थी। सुमन का अपार्टमेंट 19वीं मंजिल पर था। अर्जुन ने पहली बार वहां पहुंचकर दरवाजा खटखटाया। अंदर से लीना नंगे पैर चलकर आई। उसने दरवाजे के छेद से देखा और अर्जुन को देखते ही दरवाजा खोल दिया। वह मुस्कुराई। तुम इतनी जल्दी आ गए। मुझे लगा कि कहीं तुम बिना पानी के गर्मी से परेशान न हो जाओ। अर्जुन ने अपनी पीठ के पीछे से एक नया फोन का डिब्बा निकाला और उसे थमा दिया। ये तुम्हारे लिए है। सबसे नया मॉडल है, नीले रंग में। मुझे लगा ये तुम पर जंचेगा। बिना किसी बात के फोन क्यों दे रहे हो? मैं अपने लिए ले रहा था तो तुम्हारे लिए भी ले लिया। अर्जुन मुस्कुराया। मेरा काला है, तुम्हारा नीला। किसने कहा कि मुझे तुम्हारे साथ मैचिंग सेट चाहिए? लीना ने मुंह बनाया पर फोन ले लिया। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, अगर सुमन को पता चला तो? जब तक तुम नहीं बताओगी, उसे कैसे पता चलेगा? लीना को नंगे पैर देखकर अर्जुन अचानक झुका और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। यह क्या कर रहे हो? लीना शर्म और हैरानी से लाल हो गई। मैंने तुम्हें गीजर ठीक करने के लिए बुलाया है, इसके लिए नहीं। अर्जुन उसे लेकर अंदर सोफे की तरफ बढ़ा और हंसते हुए बोला, मैं बस तुम्हें नंगे पैर फर्श पर चलने से मना कर रहा था। पैर खराब हो जाएंगे। तुम्हें इससे क्या? क्यों नहीं? बाद में मुझे ही तो इनके साथ खेलना है। तुम बड़े वो हो। लीना का चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया। अगर मैं वो न होता तो क्या तुम कल मेरे साथ होती? लीना को नीचे उतारने के बाद अर्जुन की नजर उसके कपड़ों पर गई और उसने उसे एक गहरी नजर से देखा। और तुम कहती हो कि तुम मुझे लुभा नहीं रही हो? उसने सफेद रेशमी नाइटवियर पहना हुआ था। वह कपड़ा इतना बारीक और छोटा था कि उसकी बनावट साफ झलक रही थी। लीना ने अर्जुन की नजरों को महसूस किया और थोड़ा पीछे हट गई। वह नर्वस होकर मुस्कुराई, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं चेतावनी दे रही हूं, कुछ गड़बड़ मत करना वरना मैं चिल्लाऊंगी। अर्जुन ने शांत मुस्कान के साथ कहा, मैं तो बस इंतजार कर रहा हूं कि तुम मुझे गीजर दिखाओ। जल्दी करो, मुझे उसे ठीक करके वापस भी जाना है। यहाँ अर्जुन ने लीना को थोड़ा गलत समझ लिया था। उसे नहीं पता था कि लीना की घर में ऐसे ही रहने की आदत है। कल की नज़दीकियों के बाद वह अर्जुन के सामने थोड़ी बेफिक्र हो गई थी, इसलिए उसने गौर ही नहीं किया कि वह इस वक्त कैसी लग रही है। लीना अर्जुन को रसोई में ले गई जहां गीजर लगा था। देखो, जब मैं गर्म पानी चलाती हूं तो यह अजीब सी आवाज करता है और चलता नहीं है। स्क्रीन पर ईओई लिखा आता है। क्या ये खराब हो गया है? क्या नया लेना पड़ेगा? तो सच में गीजर खराब है। अर्जुन मुड़ा, चिंता मत करो। मुझे एक स्टूल ला दो, मैं देखता हूं क्या बात है। ठीक है। अध्याय 49। अर्जुन, आखिर यहाँ ये छेद क्यों है? लुधियाना के एक आलीशान बंगले में सुमन सुम्यू रात के खाने के बाद अपने पिता के साथ लिविंग रूम में बैठी टीवी देख रही थी और इधर उधर की बातें कर रही थी। वह महीने में सिर्फ एक बार घर आती थी। सुमन लापरवाही से अपना फोन चला रही थी कि तभी उसकी नजर एक सोशल मीडिया पोस्ट पर पड़ी। उसने प्रोफाइल फोटो देखी। यह नीतू निंगकियान थी, जो गूची के शोरूम में सेल्स का काम करती थी। पोस्ट में लिखा था, खुशियां बहुत साधारण होती हैं। अच्छा खाना, एक खूबसूरत नज़ारा और वो इंसान जिसे मैं पसंद करती हूँ। नीचे 9 तस्वीरों का एक ग्रिड था। सुमन ने उस पर टैप किया। सीफूड और रिवर फ्रंट के नज़ारों के अलावा वहां 2 लोगों की एक फोटो थी। लेकिन नीतू के अलावा दूसरे व्यक्ति का चेहरा नहीं दिख रहा था। कैमरे की तरफ पीठ किए हुए एक शख्स बैठा था जो बाहर का नज़ारा देख रहा था। पर ऐसा हो ही नहीं सकता था कि सुमन उस पीठ को न पहचाने। वह यकीनन अर्जुन जू यू ही था। फिर से किसी ढाबे पर खाना खा रहा है। उसने मन ही मन सोचा। सुमन। उसके पिता मिस्टर सतीश सू जैंकियांग ने अपनी इकलौती बेटी की ओर देखा जो कहीं और खोई हुई थी। उन्होंने पूछा, आजकल काम कैसा चल रहा है? बस ठीक है पापा, रोज का वही काम। सुमन ने कहा, आरती भी पिछले कुछ समय से कंपनी में नहीं आ रही है। तुम्हारे तलाक के बाद तुम पारिवारिक कंपनी में नहीं रुकना चाहती थी। तुम अपनी चचेरी बहन आरती के यहाँ काम करना चाहती थी और मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया। सतीश जी ने बात जारी रखी, लेकिन अब 2 साल से ऊपर हो गए हैं। क्या तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोचना चाहिए? सही कह रहे हैं, सुमन। उसकी सौतेली माँ किरण जू मेकी ने भी हाँ में हाँ मिलाई।
किरण 40 के पार थी और दिखने में काफी सलीकेदार थी। काम तो चलता ही रहेगा, पर एक औरत के लिए परिवार प्राथमिकता होनी चाहिए। अभी तुम जवान हो, तुम्हें अपने लिए कोई अच्छा जीवन साथी ढूंढ लेना चाहिए। किरण आंटी, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सुमन ने एक अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, मैं अभी अकेले बहुत खुश हूँ। आपको छोटे भाई पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उसका कॉलेज खत्म होने वाला है, उसे काम सिखाने में अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए, वरना वह पापा की कंपनी कैसे संभालेगा। किरण उसके पिता की दूसरी पत्नी थी, जो उसकी मां के गुजर जाने के बाद आई थी। उसने सतीश जी को एक बेटा भी दिया था। तब से उसके पिता अपने छोटे बेटे पर जान छिड़कते थे। सुमन जानती थी कि किरण उसे घर से विदा करने के लिए इतनी उतावली क्यों है। उसे डर था कि कहीं सुमन वापस आकर कंपनी में अपने भाई का हक न मांग ले। किरण को सुमन का ताना समझ में आ गया, पर उसने हार नहीं मानी। उसने तुरंत अपना चेहरा ऐसा बनाया जैसे उसे बहुत बुरा लगा हो। सुमन, मुझे गलत मत समझो। मैं सच में तुम्हारा भला चाहती हूँ। मेरा इरादा तुम्हारे भाई को तुम्हारी जगह बिठाने का नहीं है। तुम्हारे पापा की जायदाद से मुझे या मेरे बेटे को एक पैसा भी नहीं चाहिए। उसने आगे कहा, मैं तो बस तुम्हारे पिता को दिन भर तुम्हारी चिंता में घुलते देखती हूँ, तो मुझसे रहा नहीं गया। अगर तुम्हें बुरा लगा, तो मैं अब कभी यह बात नहीं निकालूंगी। सुमन, अपनी पत्नी को परेशान देख सतीश जी नाराज हो गए। क्या ये किरण आंटी से बात करने का तरीका है? वह तुमसे बड़ी हैं। पापा, मैं तो बिल्कुल ठीक से बात कर रही हूँ। सुमन ने ठंडे लहजे में कहा, मैं तो बस आंटी से कह रही थी कि मुझे आपकी जायदाद में कोई दिलचस्पी नहीं है, ताकि वह चैन की नींद सो सकें। मैं नहीं चाहती कि आपकी संपत्ति की वजह से मेरे और मेरे भाई के बीच कोई कड़वाहट आए। मेरी संपत्ति मेरी है, मैं जिसे चाहूं उसे दूं। ये तुम तय नहीं करोगी। सतीश जी का चेहरा उतर गया। अभी मैं तुम्हारी जिंदगी की बात कर रहा हूं। तुम अभी 30 की भी नहीं हुई हो और कह रही हो कि शादी नहीं करनी। ये कैसे हो सकता है? उन्होंने जोर देकर कहा, किरण ने बहुत मेहनत से तुम्हारे लिए कुछ अच्छे लड़के देखे हैं। उनमें से एक लड़का बहुत अच्छे खानदान का है, संस्कारी है और दिखने में भी अच्छा है। तुम्हें उससे मिलना ही होगा, चाहे तुम चाहो या न चाहो। सुमन, तुम मेरे बारे में जो भी सोचो, पर तुम्हारे पापा तुम्हारा भला ही चाहते हैं। किरण ने बीच बचाव करते हुए कहा, तुम बस एक बार उस लड़के से मिल लो। पसंद आए तो ठीक, वरना हम जोर नहीं डालेंगे। ठीक है। अपने पिता का चेहरा देखकर सुमन पीछे हट गई। मुझे उसका नंबर भेज देना, जब वक्त मिलेगा तो मिल लूंगी। इसे गंभीरता से लेना, सिर्फ खानापूर्ति के लिए मत जाना। पापा, सुमन की आवाज में भी चिड़चिड़ाहट थी, अगर मैं जब भी घर आऊंगी और आप यही बातें करेंगे, तो अब से मैं महीने में नहीं, 2 महीने में एक बार आऊंगी। सतीश जी, अब बस भी कीजिए। सुमन मान तो गई है। किरण ने सुलह कराते हुए कहा, बाप बेटी हो, दुश्मनों की तरह मत लड़ो। वह अब बड़ी हो गई है, उसे अपनी समझ है। ये सुनकर सतीश जी और भी भड़क गए। पिछली बार भी मैंने इसकी समझ पर भरोसा किया था। इसे उस लालची आदमी से शादी करने दी, और क्या हुआ? 3 साल भी नहीं चले और वह कंपनी से मोटी रकम ऐंठ कर रफू चक्कर हो गया। तब सुमन नादान थी, अब उसने सबक सीख लिया होगा। किरण ने कहा, आप मुझ पर भरोसा रखें, सुमन की शादी की बात मुझ पर छोड़ दें। ठीक है, अब तुम ही देखो इसे। सतीश जी ने अपनी बेटी की ओर एक आखिरी बार देखा और खड़े हो गए। मैं ऊपर जा रहा हूँ। सतीश जी के जाने के बाद किरण ने सुमन से प्यार से कहा, सुमन, अपने पापा की बातों का बुरा मत मानना। वो ऐसे ही हैं। तुम्हारी जिंदगी के फैसले तुम्हारे ही रहेंगे, मैं बस बीच में थोड़ा पर्दा डाल दूंगी ताकि पापा शांत रहें। सुमन ने उस खूबसूरत महिला को देखा। 40 की उम्र में भी वह बहुत आकर्षक थी। यही वजह है कि उसने मेरे पापा को अपनी उंगलियों पर नचा रखा है। मुझे पापा का स्वभाव पता है किरण आंटी। मुझे सांत्वना की जरूरत नहीं है। सुमन मुस्कुराई, चूंकि वह नाराज हैं, तो मैं यहाँ रुककर उन्हें और चिढ़ाना नहीं चाहती। मैं अभी अपने घर वापस जा रही हूँ। अगर पापा पूछें, तो देख लेना। इतनी रात हो गई है, रुक जाओ ना। किरण उसे छोड़ने के लिए दरवाजे तक आई। सुमन ने उसकी तरफ देखा, पापा यहाँ नहीं हैं, अब आप ये नाटक बंद कर सकती हैं। इसे देखते देखते मैं थक गई हूँ। ये कहकर वह तेजी से बाहर निकल गई। किरण ने उसे जाते हुए देखा और जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, उसके चेहरे की मिठास गायब हो गई और वहां बर्फ जैसी ठंडक आ गई। वह जानती थी कि सुमन बहुत तेज है, पर उसे इस बात का सुकून था कि सुमन को कंपनी में दिलचस्पी नहीं थी। फिर भी, अपने बेटे के भविष्य के लिए उसे सावधान रहना ही था। वापसी के रास्ते में सुमन अपनी कार में बैठी सोच रही थी कि किरण आंटी की चिंता कितनी बेमतलब है। वह सच में कंपनी नहीं चाहती थी और अपने भाई से उसका रिश्ता अच्छा था। उसने आरती की कंपनी में काम करना इसीलिए चुना था ताकि यह संदेश साफ रहे। पर अगर किरण ने उसे ज्यादा परेशान किया, तो वह शायद कंपनी के लिए लड़ भी सकती थी। उधर सुमन के घर पर अर्जुन और लीना को अंदाजा भी नहीं था कि सुमन वापस आ रही है।
वे दोनों अभी भी रसोई में उस खराब गीजर को ठीक करने की जद्दोजहद में लगे थे। अध्याय 50, ऐसी औरत जो कहती कुछ है और करती कुछ और है। सुमन अपनी कार चलाकर अपने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स पहुंची। पार्किंग में अपनी जगह पर गाड़ी लगाने के बाद अचानक उसकी नज़र पास ही खड़ी एक लाल स्पोर्ट्स कार पर पड़ी। उसने गौर से नंबर प्लेट देखी। क्या यह अर्जुन की कार नहीं है? हैरानी में वह गाड़ी के पास गई और अंदर झांका। गाड़ी खाली थी। अर्जुन की कार मेरी बिल्डिंग की पार्किंग में क्या कर रही है? उसने सोचा। फिर उसे नीतू की वो सोशल मीडिया पोस्ट याद आई जो उसने शाम को देखी थी। कायदे से तो उसे अभी नीतू के साथ होना चाहिए था। वह उलझन में पड़ गई। उसने अपना फोन निकाला और अर्जुन को फोन लगाया ताकि पूछ सके कि माजरा क्या है। इधर फ्लैट के अंदर अर्जुन और लीना रसोई में गीजर ठीक करने की जद्दोजहद में लगे थे। तभी लिविंग रूम में अर्जुन का फोन बज उठा। उसने लीना से कहा, तुम जरा इसे पकड़ो, मैं फोन लेकर आता हूँ। गीजर को जितना ठीक करने की कोशिश की जा रही थी, वह उतना ही पानी फेंक रहा था। अर्जुन पूरी तरह भीग चुका था, इसलिए उसने अपनी शर्ट उतार दी थी। वह बिना शर्ट के लिविंग रूम में आया और फोन उठाया। ये देखकर वह दंग रह गया कि फोन सुमन का था। इतनी रात को यह मुझे फोन क्यों कर रही है? अर्जुन ने फोन उठाया। हेलो, इतनी रात को फोन? क्या मेरी याद आ रही है? मैं किसी जरूरी काम में खलल तो नहीं डाल रही? नहीं तो? अर्जुन ने पीछे मुड़कर लीना को देखा, जो अभी भी पानी रोकने की कोशिश कर रही थी। वह मुस्कुराया, वह थोड़ी देर और संभाल लेगी। तुम बोलो। सुमन का चेहरा शर्म से लाल हो गया। अर्जुन की बातों का उसने कुछ और ही मतलब निकाल लिया और उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। उसने चिढ़ते हुए कहा, मैं बस ये बताने के लिए फोन कर रही हूँ कि तुम्हारी कार मेरी बिल्डिंग की पार्किंग में खड़ी है। क्या बात है? क्या तुम यहीं कहीं हो? पार्किंग? मेरी कार? अर्जुन एक पल के लिए सन्न रह गया, फिर उसे असलियत समझ आई। सुमन वापस आ गई है और वह पार्किंग तक पहुंच चुकी है। हैं? क्या? हेलो, क्या कहा? यहाँ सिग्नल बहुत खराब है। ये कहकर अर्जुन ने झट से फोन काट दिया। वह खुद नहीं डरा था, पर वह जानता था कि लीना बहुत डर जाएगी। उधर सुमन ने फोन कटने के बाद झुंझलाकर सिर हिलाया। बात नहीं करनी थी तो साफ कह देता। ये सिग्नल खराब होने का बहाना। कितना बचकाना है। खैर, वह भी व्यस्त है, शायद अपनी कार की फिक्र नहीं कर सकता। सुमन ने फोन जेब में रखा और लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। फ्लैट के अंदर लीना ने रसोई से आवाज दी, किसका फोन था? सुमन का। उसने तुम्हें क्यों फोन किया? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, वह वापस आ गई है। उसने पार्किंग में मेरी कार देख ली। क्या? जैसे ही उसने सुमन का नाम सुना, लीना के होश उड़ गए। और जब उसे पता चला कि सुमन पार्किंग तक पहुंच गई है, तो वह इतनी घबरा गई कि हाथ में पकड़ी चीज छोड़ दी और पानी की परवाह किए बिना बाहर भाग आई। वह वापस क्यों आई? मुझसे क्यों पूछ रही हो? मुझे क्या पता? अर्जुन को रत्ती भर भी डर नहीं लग रहा था। लीना को इतना घबराया हुआ देख उसने मजे लेते हुए कहा, तुमने ही तो कहा था कि वह आज रात नहीं आएगी। मुझे पता है। आमतौर पर जब वह घर जाती है, तो वापस नहीं आती। तो फिर मुझे अब निकलना चाहिए। कहाँ जाओगे? लीना ने उसे पीछे खींचा। वह अब तक लिफ्ट में होगी। अगर तुम बाहर गए और वह सामने मिल गई तो फिर तुम ही बताओ क्या करूं? मैं 19वीं मंजिल से छलांग तो नहीं लगा सकता। लीना के दिमाग में अचानक एक विचार आया। जल्दी, मेरे कमरे में छिप जाओ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। और तुम्हारे कपड़े और दरवाजे के पास रखे जूते सब अंदर ले जाओ, जल्दी जल्दी। लीना की मदद से अर्जुन को उसके बेडरूम में छिपा दिया गया। उसने दरवाजा बंद किया और फुसफुसाते हुए चेतावनी दी, जब तक मैं न बुलाऊं, बाहर मत आना। उसके शब्द अभी खत्म ही हुए थे कि मुख्य दरवाजे के लॉक की आवाज आई। लीना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे अभी सीने से बाहर आ जाएगा। कुछ ही पलों में दरवाजा खुला और सुमन हाथ में बैग लिए अंदर आई। उसने लीना को लिविंग रूम में खड़ा देखा। सुमन मुस्कुराई, क्या हुआ? ऐसे क्यों खड़ी हो? कुछ नहीं, लीना ने बनावटी हंसी के साथ कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आज वापस आ जाओगी। बस अचानक मन बदल गया। सुमन ने लीना के गीले बाल और भीगे हुए नाइटवियर देखे, जो पानी की वजह से उसके शरीर से चिपके हुए थे और उसकी बनावट को साफ दिखा रहे थे। उसने उलझन में पूछा, तुम्हें क्या हुआ? इतनी गीली क्यों हो? मैं सोने से पहले नहाने जा रही थी, पर गीजर खराब हो गया। लीना ने झूठ बोला, मैंने सोचा खुद ठीक कर लूं, पर हुआ नहीं और मैं पूरी भीग गई। ओह, तो इसका मतलब आज रात हम नहीं नहा पाएंगे। लगता तो ऐसा ही है। लीना के दिमाग में एक विचार आया, अगर तुम बिना नहाए नहीं सो सकती, तो तुम वापस मम्मी पापा के घर जा सकती हो। तुम्हें पहले बताना चाहिए था, अब तो मैं आ गई हूँ। सुमन अपने कमरे में गई, जूते बदले और नाइटवियर पहनकर वापस लिविंग रूम में आई। उसने कहा, एक रात की बात है, कल किसी को बुलाकर ठीक करवा लेंगे।
ओह, बात करते करते सुमन की नज़र अचानक मेज पर रखी कार की चाबियों पर पड़ी। वो पोर्श की चाबियां थीं। उसने लीना से पूछा, ये पोर्श की चाबियां किसकी हैं? लीना की नज़र भी चाबियों पर गई और उसका दिल बैठ गया। धत, मैं चाबियां कैसे भूल गई? इससे पहले कि वह कोई बहाना सोचती, सुमन ने शक से पूछा, कहीं ये अर्जुन की तो नहीं? मैंने अभी नीचे उसकी कार देखी है। हाँ, उसी की हैं। लीना ने झट से चाबियां उठा लीं और एक बेवकूफ़ी भरी हंसी के साथ कहा, आज अचानक कुछ काम पड़ गया था, तो मैंने उसकी कार मांग ली थी। कार क्यों मांगी? अगर तुम्हें गाड़ी चाहिए थी तो मुझे बता देती, मेरी ले लेती। बस वो अचानक मिल गया तो ले ली, कोई खास योजना नहीं थी। अच्छा, ऐसा था क्या? मैं भी सोचूं कि उसकी कार यहाँ पार्किंग में क्या कर रही है। सुमन खड़ी हुई और मुस्कुराई, ठीक है, काफ़ी देर हो गई है। मैं सोने जा रही हूँ। क्या तुम अभी टीवी देखोगी? नहीं, मैं भी बस सोने ही जा रही हूँ। ठीक है, शुभ रात्रि। बेडरूम के अंदर छिपा हुआ अर्जुन लिविंग रूम की सारी बातें सुन रहा था और उसे बड़ा मजा आ रहा था। उसका और सुमन का वैसा कोई रिश्ता नहीं था, पर लीना की वजह से ये सब ऐसा लग रहा था जैसे वे सुमन की पीठ पीछे कोई राज छिपा रहे हों। यह अनुभव काफी रोमांचक था। तभी दरवाजा हल्का सा खुला। लीना अंदर आए और तुरंत दरवाजा बंद कर दिया, इस डर से कि कहीं सुमन देख न ले। अर्जुन को अपने बिस्तर पर लेटा देख वह फुसफुसाई, तुम मेरे बिस्तर पर क्या कर रहे हो? नीचे उतरो, तुम पूरे भीगे हुए हो। कोई बात नहीं, मैंने अपनी पैंट उतार दी है। अर्जुन ने चादर पकड़े हुए शरारत से कहा, दिखाऊं क्या? किसे देखना है? तुम बहुत बड़े वो हो। लीना बिस्तर के कोने पर बैठ गई। मुझे बिल्कुल नहीं देखना, मुझे तुम में रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं है। तुम बहुत झूठी हो। अर्जुन ने लीना की तरफ देखा और कहे बिना नहीं रह सका, जरा खुद को देखो। घर पर मिस्त्री बुलाते वक्त कौन ऐसे कपड़े पहनता है? उसने आगे कहा, और अब तो तुम्हारे कपड़े भी भीग गए हैं। इन्हें पहनने और न पहनने में क्या ही फर्क रह गया है? उसकी बात सुनकर लीना ने खुद को देखा, फिर उसे गुस्से और शर्म के साथ घूरती हुई बोली, और यह सब तुम्हारी ही गलती है।